50 मीटर्स राइफल शूटिंग में स्वप्निल कुसाले इन्होंने अपने टूर्नामेंट में तीसरी पारी, और वीरू हम ऊपर ना वो गेम देख रहे थे, बहुत ही नेक टू नेक था, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। और ऑफ कोर्स जो गोल्ड जीतने वाले हैं वो चाइना के यून हैं और छठे नंबर पर थे कुसाले, और उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी दिखाकर तीसरे नंबर पर अपना ब्रॉन्ज जीता। तो कंग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, एक और ब्रॉन्ज। और शूटर्स के क्या कहने? हाँ बिल्कुल, इस बार शूटर्स का अच्छा, अगर आप देखें तो स्ट्राइक रेट है हर्षदा। अब देखिए अब आगे आगे कितने अगर आप देखें और अभी मेडल्स आते हैं, अभी तो शुरू ही हुआ है शूटर्स का। लेकिन अब एक काम करते हैं, एक हर्षदा स्ट्राइक और हुआ है आज, और वो क्या था बताइए? 25,000 है ना, उस जोन को छोड़ा नहीं अभी। 25,000 को हमने भी शूट की है, शूट किया है हमने। अच्छा हाँ बोलिए हर्षदा। मैं बोल रही थी एकदम बुलजाए पर एग्जैक्टली। अच्छा 25,000 की ट्रैजेक्टरी को हमने बिल्कुल हर्षदा, बिल्कुल बिल्कुल। बस अब हो क्या रहा है कि इन्फोसिस ने जो इन्फोसिस के साथ जो आज इंसिडेंट हुआ, उसके बाद निफ्टी आईटी क्लियरली बैकफुट पे आ गया एज ऑफ नाउ। निफ्टी आईटी मेरे ख्याल से, अगर आप इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं जो चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ऑन बजट डे जो टर्बुलेंस थी उसमें से हमें सिक्योर किया था निफ्टी आईटी ने, याद रखिएगा। निफ्टी आईटी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में था, अब बैकफुट पे आके ये 10 डिमा की जोन को टेस्ट करता हुआ। तो मेरे ख्याल से हर्षदा, निफ्टी बैंक समहाउ स्टेबल है, बैंक निफ्टी स्टेबल है, निफ्टी इज डूइंग वेल, बट निफ्टी आईटी का अभी का पेन थोड़ा सा हमें इस एक्सपायरी डे पे ट्रेवल करता हुआ हर्षदा। बहुत ही इंटरेस्टिंग मकाम पर हम आ खड़े हैं। वीरू, निफ्टी बैंक की रणनीति से पहले हमारे शार्प शूटर से बातचीत हो जाए और उनको भी बधाई दे दी जाए, क्योंकि 2 दिन पहले हम गाबा जी से ही बात कर रहे थे। गाबा जी, स्वप्निल की बात कर रहे थे ना आप, कि मेडल की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस सिद्धू के और जबल के। मैं आपको आज तो हम सभी को बहुत बहुत बधाई, और खुशी का माहौल है, और हमको हक बन जाता है कि हम भी मेडल पहने। मैं भी अपने मेडल निकाल के आया था और मैं भी आज पहन लो बिल्कुल बिल्कुल, मजा आ रहा है बहुत। एंड ये शॉट 421.10 बहुत ही अच्छा लगता है। इनकी जो कोच है दीपाली देशपांडे है, वो हमारी मैनेजिंग कमेटी मेंबर है, महाराष्ट्र की शूटर है, और मैं दीपाली का मैनेजर रह चुका हूँ 1994 में नेशनल गेम्स में। अरे तो वाह, बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारे शूटर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन ऑफ यू। कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आपकी कम्युनिटी एकदम बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। तीसरा ब्रॉन्ज, तो खाता तो खोल ही दिया था मनु ने, और उसके बाद सरबजोत, और अब स्वप्निल कुसाले। आई एम श्योर आप लोग फिर एक बड़ा सेलिब्रेशन प्लान करेंगे जब ये तीनों वापस आएंगे। We always do it। हम इनके लिए हमेशा एक महाराष्ट्र राइफल एसोसिएशन में एक सेलिब्रेशन जरूर रखते हैं, प्रेजेंटेशन सेरेमनी रखते हैं, वो भी होगा। दीपाली तो कोच है, नेशनल कोच है, तो हमारी ही शूटर है, तो डेफिनेटली सेलिब्रेशन। चलिए, तो कांग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पर कहाँ पर बुलजाय लगना है, कहाँ पर निशाना साधना है, उस पर आते हैं। I'll come back to you for trades, गाबा जी। वीरू बताइए, निफ्टी बैंक का इस समय क्लोजिंग के लिहाज से ट्रेड पर ज्यादा कन्विक्शन क्या है? क्योंकि निफ्टी बैंक भी आप देखिए ऊपरी लेवल से काफी हल्का होकर सिर्फ 70 पॉइंट रह गया है। देखिए हर्षदा, 25,000 के ऊपर हमें कम से कम एक फोर्स तो चाहिए थी, चाहे वो निफ्टी बैंक हो चाहे वो निफ्टी आईटी हो, और फ्रेंकली स्पीकिंग दोनों ही फोर्स नजर आते हैं। हमने कल ट्रेड कैरी किए थे हर्षदा, और मैं सुबह भी कह रहा था कि सुबह के लेवल्स लेके आइएगा कि 25,010 के ऊपर एक स्विंग मिलेगा 25,033, और टिक गए तो 67 और 70 तक का स्विंग मिलेगा। वो 25,078 मिल गया। अब देखिए ये एक्सपायरी डे था, हमें एक थ्रस्ट मिला सुबह, हम 25,100 की ट्रैजेक्टरी में मोरलेस होके आ चुके हैं। बट रिक्वायर्ड थ्रस्ट जो निफ्टी बैंक का है, निफ्टी आईटी का है, वो विजिबल नहीं है, वो बैकफुट पे है। तो निफ्टी का लाजमी है कि बैकफुट पे आना है। एक बार कंट्रीब्यूटर्स लेके आइए क्लोजिंग में कि क्या किसी ट्रेड के ऊपर फोकस करें कि नहीं करें, क्या गुंजाइश है किसी डायरेक्शनल ट्रेड की, या फिर ये क्लोजिंग ऑप्शन राइटर्स के फेवर में जाएगी? लेट्स चेक। HDFC बैंक फेवर में है, भारतीय एयरटेल फेवर में है। आई थिंक ये 2 स्टॉक फ्यूचर्स HDFC बैंक और रिलायंस कभी भी अपना काम कर सकते हैं, और ड्रैगर्स में अभी कोई बहुत प्रभावशाली आई थिंक स्टॉक्स नहीं है। ठीक है, M&M बैकफुट पे, इन्फोसिस बैकफुट पे है, बट कभी भी HDFC बैंक और रिलायंस ये पोटेंशियल रखते हैं
कि ये मूव जनरेट करे। डायरेक्टर साहब एक बार रिलायंस का इंट्राडे चार्ट रखिएगा और याद रखिएगा जो भी टिप्पणी मैं करूंगा वो सिर्फ इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से। रिलायंस का आज का लोअर शेडो यानी लो और ओपनिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो रिलायंस एक कंट्रीब्यूटर हो सकता है इस स्ट्रेंथ में। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, एक बार लेके आइए। देखिए सुबह आपको ट्रेड मैंने कहा था कि 25,010 के ऊपर 33 के बाद 68 तक मिलेगा। अब वहां से हम कोलैप्स हो गए, लेवल टू लेवल चला। अब क्या कोई ट्रेड है, आइए देखते हैं। 3 कॉल्स और पुट्स देखें, 3 कॉल्स और पुट्स आपकी स्क्रीन पे आएंगी। 25, 25, 1, 25, 2 याद रखिएगा आज एक्सपायरी भी है, और नीचे 25, 24,9 और 24,800। कितनी स्ट्रांगली 25,000 पे कॉल राइटिंग हुई है। आउटस्टैंडिंग ओआई एट सेम स्ट्राइक कॉल पुट करीब 3.5 करोड़ का, 3 3 6 43 7 लगभग 50, 6 करोड़ 50 लाख कॉल पुट खड़ी हैं इस स्ट्राइक पे, जो कि क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि यहां पर एट द मनी कॉल और पुट बिकी है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये बाजार इस क्लोजिंग में कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। एट द मनी कॉल पुट बिकी है। तो हर्षता मैं यही कहूंगा कि अगर आपको सुबह का स्विंग मिल गया तो ठीक है। ट्रेड अगर लेना होगा कल के प्रोस्पेक्टिव से तो हम 3.15 पे कैच कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ विद ऑलमोस्ट 6.5 CR कॉल्स एंड पुट्स स्टैंडिंग एट 25,000 कोई लॉजिकल ट्रेड निफ्टी पे इस वक्त नहीं बनता है। अगर बनेगा तो मैं ड्यूरिंग द डे टिप्पणी कर दूंगा आखिरी के 1.5 घंटे में, लेकिन एज ऑफ नाउ नहीं। आपकी स्क्रीन पे ही है जो है इस वक्त। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक 51,621 पे है। ये आई थिंक एक्सपायरी इसकी नई सीरीज का कमेंसमेंट हुआ है। ये एकदम शांत बैठा है उसी जोन पर जो मैंने सुबह आपको बोला था। कहाँ से कोलैप्स हुआ, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन पे। कहाँ पर आ गया, वहीं पर जहाँ 51,500 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई थी, वहीं ट्रेड कर रहा है। एग्जैक्टली ऑप्शन राइटर्स के पास ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली 10-20 डे मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स को देखें, द वेरी फर्स्ट डे ऑफ वीकली कॉन्ट्रैक्ट जरा प्लीज लेके आइएगा कॉल पुट 51,800, 51,900, 52,000। इन 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स बहुत स्ट्रांगली परसिस्ट करते हैं। लुक एट 51,700, 15 लाख, 51,800 पे 19 लाख, और नीचे पुट्स को देखिए 51,500 की पुट में लगभग 16 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। यानी ये भी कोई डायरेक्शनल ट्रेड अभी एज ऑफ नाउ नहीं दे रहा है। निफ्टी बैंक का चार्ट फिर लेके आइएगा। ट्रेड हम कब करेंगे, ट्रेड हम डायरेक्शनल कब लेंगे, अगर निफ्टी बैंक 51,810 की ट्रेजेक्टरी को पार करना शुरू करे तब हम ट्रेड करेंगे। इस प्राइस पे नहीं, इस प्राइस पे नहीं। और निफ्टी को अगर आप लॉन्ग कैरी करना चाहते हैं कल के प्रोस्पेक्टिव से, फिर कहूँगा निफ्टी को अगर आप कल के प्रोस्पेक्टिव से लॉन्ग करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट नॉट फ्रॉम डे प्रोस्पेक्टिव। ये नहीं कि मैं इस ट्रेड को लेके यहाँ पे 3.15 पे प्रॉफिट पोटेंशियल ढूंढूंगा, नहीं। अगर कल के प्रोस्पेक्टिव से करना है तो कर लीजिए, बट स्विंग प्रोस्पेक्टिव से 3.30 तक के लिए, 3.15 तक के लिए नहीं। हर्षदा फिलहाल आपके लिए इंडेक्स के लेवल्स स्पीच मैक्स हेल्थ केयर के नंबर्स आ रहे हैं और वहां पर मुनाफा घटा है, हल्का सा घटता हुआ 240 से 230 करोड़ पर आ रहा है। इस पर कुछ देर में आएंगे, लेकिन फोकस करते हैं आज के ट्रेंडिंग काउंटर्स पर। तेजी वाला एक्शन ज्यादातर समय रहा है। पावर ग्रिड जैसा ट्रेड पूरी तरह से 3-3.5% राइड करता हुआ तेजी को। कोल इंडिया में हमने देखा नंबर्स के बाद 3% के गेन्स है। अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर्स, ये दूसरे ट्रेड्स है जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम बना है। HDFC AMC, TVS मोटर, लुपिन, डाबर के नंबर्स बाय द वे अब कुछ ही देर में आएंगे। उससे पहले 1.5% की तेजी। ऑटो कंपनियां थोड़े से बैकफुट पर आई हैं। याद रखिएगा आज शाम को टाटा मोटर्स के नंबर्स आएंगे, उससे पहले 1.5% नीचे है काउंटर, क्योंकि जो पिछले महीने की बिक्री के आंकड़े आए, जुलाई की बिक्री के आंकड़े आए, उसमें SUV सेगमेंट में डी ग्रोथ देखी गई है। M&M दबाव में, टाटा स्टील, हीरो मोटोकॉर्प ये दूसरे लूजर्स हैं आज के ट्रेड में। हालांकि टाटा स्टील सुबह में ऊपर था, ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ है। बिरला सॉफ्ट, डिक्सन, ACC, अशोक लेलैंड, ये कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं सेल साइड के ट्रेड्स बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का बनता हुआ। स्पीच मैक्स हेल्थ केयर एबिटा में ग्रोथ देखने को मिल रही है, 337 करोड़ से 387 करोड़ के आसपास का यह फिगर। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा दबाव, मार्जिन्स भी दबाव में रहे हैं। ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक थोड़ा सा कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। चलिए अब क्या रणनीति आपकी होगी उस पर बात करेंगे। JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्वेदी से एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, प्रशांत सावंत, शिल्पा रावत,
अमित सेठ और रुचित जैन है। 215 पर रिविजिट करेंगे निफ्टी ने जो आज सिल्वर जुबली हासिल की है, 25,000 का स्तर हासिल किया है, हॉर्मस को जोड़ेंगे आगे। 220 पर यूग्रो कैपिटल के नतीजों पर बात करने के लिए कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी सचिंद्र नाथ जुड़ने वाले हैं। 2:30 बजे फिर सुमित बताएंगे ब्रिटानिया और टाइटन के साथ यूपीएल के नंबर से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट। 250 पर मार्केट बिग वॉइस में क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार, फिर डाबर इंडिया के नंबर्स पर बातचीत करेंगे कंपनी के सीईओ मोहित मल्होत्रा से 3 बजे के आसपास। 3-5 को यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम चेक के साथ, और फिर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स क्लोजिंग की स्ट्रैटेजी और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। कार्यक्रम में क्रम क्या होगा इस वक्त वो आपने हर्जा से समझा, और मैं थोड़ा सरप्राइज था ऑप्शन स्टैट्स देखने के बाद। क्या गजब की कॉल राइटिंग हुई आज निफ्टी पुट और निफ्टी कॉल में, सेम स्ट्राइक पे 25,000 की। प्रकाश सर, ट्रेड क्या रहेगा आपका सर इस वक्त का? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है भारती एयरटेल। 1509 पे ट्रेड कर रहा है, 1502 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 7 रुपीज का। नियर टर्म टारगेट 1530, फिर 1550 एक पॉसिबल है। तो यस, भारतीय एयरटेल पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय में एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बनती हुई आप खरीदारी करके चले, 1.25% के गेन्स हैं। अच्छा, अगला ट्रेड मैं लूं उससे पहले ध्यान दीजिएगा, एबी कैपिटल के नंबर्स आ रहे हैं। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 20% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ इजाफा भी दर्ज हुआ है इस क्वार्टर में। कुछ और हाइलाइट्स में आप देखिए, मुनाफे का आंकड़ा 649 करोड़ से बढ़कर 745 करोड़ पर आया। आय बढ़ी है, 10,000 करोड़ के ऊपर आय निकलती हुई। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो एबी कैपिटल नंबर्स एकदम अच्छे हैं। स्टॉक हालांकि 0.5% नीचे। मानस स्टॉक को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। मानस, चार्ट्स पर क्या दिख रहा है, किस लेवल के ऊपर निकले तो और कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए श्रद्धा जी, एबी कैपिटल में 230 एक रेजिस्टेंस है, और आज भी अगर आप देखिए तो 230 का आंकड़ा स्टॉक रीच नहीं कर पाया, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर लोअर साइड पे देखें तो भी 221 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 221 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी अब 230 के ऊपर करेंगे, और अगर 230 का आंकड़ा ब्रीच हुआ तो 245 तक के भाव आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे एबी कैपिटल में। ये फिलहाल आपके लिए 230 के ऊपर निकले तो और एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। मानस, आपका ट्रेड क्या है इस घंटे? तो देखिए, टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके कल एक हैमर पैटर्न बना था। आज स्टॉक ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 1189 के नीचे रहेंगे। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं, और 1240 की टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, 1240 का टारगेट टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये वो स्पेस है जिसको हमने सुबह सुबह आज पकड़ा था राइट एट द बॉटम। मेरे ख्याल से मेरी पहली बात मानस से ही हुई थी टाटा कंज्यूमर को लेके। इस बीच सन फार्मा के नंबर्स आ रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बार प्लीज़ फुल पे रखेंगे इस नंबर्स को। मुनाफा करीब 2865 करोड़ से बढ़कर, एक सेकेंड, आई थिंक ये नीचे वाले सेक्शन में अपीयर हो रहा है। हाँ, रेवेन्यू करीब 12,652 करोड़ रुपए वर्सेस करीब 12,844 हमारा जो एक्सपेक्टेशन थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव डाइवर्जेंस है, और अनुमान 2590 करोड़ रुपए के प्रॉफिट का था, वहाँ पे करीब 2835 करोड़ रुपए का मुनाफे का आंकड़ा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट फ्रंट पे एक याद रखिएगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। हालांकि अगर आप टॉप लाइन फ्रंट पे देखें तो आय करीब 12,844 करोड़ रुपए का अनुमान था, यहाँ पे एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़ रुपए का, 12,652 करोड़ रुपए की रही है। और कुछ आंकड़े आएंगे, लेकिन प्राइमा फेस अगर आप देखें तो इस वक्त जो टॉप लाइन की फिगर है वो थोड़ा सा अगर आप देखें डिविएट कर रही है वर्सेस एक्सपेक्टेशन ऑन नेगेटिव साइड, बट प्रॉफिट नंबर्स अच्छे हैं नजर। एक बार जरा इंट्राडे में चार्ट लेके आएंगे सन फार्मा का प्लीज़। सन फार्मा बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे एक रीजनेबल यहाँ पर स्टॉप लॉस क्या होगा। सन फार्मा नाउ इज अ डे हाई। एक मानस चार्ट चेक देंगे सन फार्मा पे, अगर चेस करना हो इन नंबर्स को तो देखिए, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1680 का रहेगा। मेरे ख्याल से ये
ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट को इसको कंसीडर करना चाहिए। 4 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 1680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे 1850 के टारगेट के लिए। दिक्कत हुई है वीरू, नंबर्स मुनाफा ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन से बेहतर है, लेकिन यूएस फॉर्मुलेशंस में इजाफे का अनुमान था, उसके सामने एक डिप आया है। तो 466 मिलियन डॉलर के आसपास यूएस फॉर्मुलेशन बिक्री 1% घटी है। इबिटा बेटर देन एक्सपेक्टेशन 3607 करोड़ पर। तो इबिटा बीट, प्रॉफिट बीट, रेवेन्यू आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिस हुआ, क्योंकि 12,844 का अनुमान था, उसके सामने हमने देखा है 12,652 का फिगर है। कुछ और डिटेल्स आने देते हैं, वो ब्रेकअप आ जाएगा कि इंडिया ने कितना बेहतर किया है और यूएस में क्या हुआ है, प्राइसिंग का ट्रेंड क्या है, मार्जिन्स अच्छे, तो इबिटा परफॉर्मेंस अच्छा, मार्जिन्स अच्छे। और यूएस में अगर थोड़ा सा डिक्लाइन आया है तो वो भी 1% ही घटा है, ज़्यादा नहीं। कुछ और डिटेल्स का इंतज़ार रहेगा ज़रूर। इस बीच शिल्पा को जोड़ लेते हैं। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड। आफ्टरनून एवरीवन, मेरा अभी के लिए रहेगा सेल रिकमेंडेशन एस्ट्रल में। एस्ट्रल ने एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया है, जब तक स्टॉक बिलो 2230 है, मुझे लगता है इसमें आपको एक डाउनसाइड पोटेंशियल टुवर्ड्स 2100 से लेके 2080 तक भी आ सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। तो एस्ट्रल सेल कर सकते हैं फ्यूचर्स में, अभी ट्रेड कर अराउंड 2187। आप अभी सेल कीजिए, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखिए 2020 का, एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 2100 से लेके 2080। ओके, एसएल पे सेल कॉल है। मीनवाइल आप एक बार निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक क्रैक हुआ है हल्का सा, और अभी एक एचडीएफसी बैंक में करीब 5-7 रुपए का डिप आया, और ये निफ्टी बैंक 51,700 की ट्रेजेक्ट्री पे हर्षदार मैंने आई थिंक इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और अब इट्स नाउ 51,563। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का क्या होगा? तो एवरीवन, कल एशियन पेंट्स में खरीदारी की सलाह है। हमने एक अच्छा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस वाइज करेक्शन पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक में देखा है, और कल की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया। आज थोड़ा रेंज बाउंड है, पर आई थिंक अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। यहाँ पे अच्छे मौके स्टॉक में फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए 3020 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे एशियन पेंट्स में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी, 3240 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, यहाँ पे आपका एशियन पेंट्स सुबह सुबह हमने 3100 पर मार्क किया था, 31-28 तक का स्विंग देखा है। आप इसको री एंट्री करने की बात कर रहे हैं स्ट्रेट पे। एक बार एटलस आप क्रूड की ट्रेजेक्ट्री को रखिएगा प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार, क्योंकि वही हमारे लिए लीडिंग इंडिकेटर है एशियन पेंट्स या फिर पिडिलाइट को चेस करने में, या फिर इंडिको को एज ऑफ नाउ। अमित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड में रहेगा। एक्साइड इंडस्ट्रीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने अपना एक स्विंग लो और 50 डेमा ब्रेक कर दिया, लगभग 515 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और चार्ट में हम लोअर हाई के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म वीकनेस नजर आ रही है। 515 का दाम है फ्यूचर्स में, इसे शॉर्ट करें फॉर अ टारगेट ऑफ 505 एंड 500। स्टॉप लॉस रहेगा 522 रुपए का। तो 522 के लिए एक मौका इधर एक्साइड में आपको दिख रहा है, तेजी की पोजीशन। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड सब एक्साइड की बात हो रही है। आशीष चतुर्मोता के पास चलते हैं। आशीष जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे? गुड आफ्टरनून हर्षदा, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, हमें पावर सेगमेंट काफ़ी पसंद है और हमने इसकी चर्चा पहले भी कई बार की है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स के बारे में। और आज भी हमें आज के सत्र में हमें जब हम एक स्टॉक की बात कर रहे हैं तो वो टाटा पावर होगा। और ये तीनों स्टॉक जो हमने अभी डिस्कस की एज अ डिस्क्लोजर हमारे पोर्टफोलियोज में तीनों ही स्टॉक बने हुए हैं। तो टाटा पावर हमें काफ़ी पसंद आ रहा है। तो टेक्निकली आप देखेंगे तो 5 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अब स्टॉक ने एक नया ब्रेकआउट दिया है, जिसमें मुझे लगता है 445, 446 पे बहुत बढ़िया बेस अब स्टॉक बना चुका है। और ऊपर में मैं समझता हूं कि 500 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली मुझे टाटा पावर के स्टॉक में देखने को नजर आती है। जहां तक के पूरे इस पावर स्पेस की बात है, तो जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट करने की तैयारी कर रहे हैं, उसमें टाटा पावर एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा। इनकी करंट जो क्लीन एनर्जी कैपेसिटी है वो क्लोज टू 5 गीगावाट है, जिसको ये 2027 तक ऑलमोस्ट 15 गीगावाट तक करने की तैयारी कर रहे हैं। और 2045 के बाद कोई भी नया थर्मल कैपेसिटी ऐड नहीं करेंगे। तो एक तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रांजिशन करने की तैयारी कर रहे हैं टुवर्ड्स
ग्रीन एनर्जी। साथ ही साथ सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग का भी इनका 400 मेगावाट का प्लांट है। और इस पावर सेक्टर के अंदर में जितने भी न्यू एज बिजनेसेस है, चाहे वो ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, चाहे वो सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की बात हो, या इवन अगर से आप देखेंगे स्मार्ट मीटर्स के अंदर में, तो टाटा पावर वहां पर पे भी काफी एग्रेसिव रहा है। तो हमें लगता है कि इस पूरी जो सेक्टर की टेलविंड है उसका एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी टाटा पावर रहेगा, जो कि अब मुझे लगता है टेक्निकल पैरामीटर्स में भी दिखना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से मुझे लगता है 500 से 520 रुपए तक की अपसाइड यहां देखने को नजर आ सकती है। 20 की बात आप कर रहे हैं टाटा पावर में, और 500 करोड़ का मुनाफा आ गया है डाबर इंडिया का। ये फिलहाल आपके लिए इस समय जो नंबर स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। डाबर इंडिया 498 करोड़ का अनुमान था, 500 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। तो आप कह सकते हैं जो अनुमान था ठीक उसी पर ये नंबर्स आते हुए। घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ 5.2%, एक्सपेक्टेशन 5 to 6% तक की थी, तो लोअर एंड को ये मीट करता हुआ 5.2% पर कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ आई है। ये दो आंकड़े जो कंपनी की तरफ से आए हैं अभी। आगे रेवेन्यू की स्थिति क्या बन रही है? रेवेन्यू आया 3,349, ये भी इनलाइन ही है क्योंकि 3,350 का अनुमान था। तो प्रॉफिट इनलाइन, रेवेन्यू एब्सोल्युटली इनलाइन, और यहाँ पर डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 5.2%, जहाँ पर एक्सपेक्टेशन 5 से 6% के आसपास थी। स्टॉक वैसे 1-1.25% ऊपर है। नंबर्स में कोई आतिशबाजी नहीं, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वही हुआ है। एबिटा 660 करोड़ का अनुमान था, 655 करोड़ पर आता हुआ। ये फिलहाल की हाइलाइट्स है डाबर के। कुछ देर में डाबर का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ेगा और डिटेल बताएंगे कि रूरल मार्केट में स्थिति क्या रही, क्या हुआ है। अच्छा, Q4 इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है आशीष। Q1 गर्मी में दूसरी कंपनियों ने भी कहा है कि हमारे पे इम्पैक्ट आया है, और डाबर का वैसा पोर्टफोलियो गर्मियों वाला है नहीं। तो ये जो नंबर्स इनलाइन आ रहे हैं उससे मार्केट कैसे देख रहा है? खुश है? तो देखिए हजरा, ये नंबर तो एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, तो ऐसा कोई बड़ा रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। जो मेरे हिसाब से मार्केट वॉच करेगा वो होगा इनकी कमेंट्री ऑन रूरल पिकअप। अगर से रूरल पिकअप के अंदर में इनकी कमेंट्री अच्छी आती है, जो कि अभी काफी एफएमसीजी कंपनीज ने कहना शुरू कर दिया है कि रूरल पिकअप की कहीं ना कहीं एक अच्छी संभावना बन रही, क्योंकि मानसून काफी बेटर है। दूसरी बात, इन्फ्लेशन का जो थोड़ा कंसर्न था रॉ मटेरियल प्राइसेस पे, वो भी ईज आउट हुआ है। और तीसरा, जो पोस्ट इलेक्शन गवर्नमेंट का एक थोड़ा सा फोकस रहा है रूरल इकोनॉमी के ऊपर, ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि डिप इन स्टॉक्स में बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखी जाएगी। और जहां तक के डाबर का सवाल है, मेरे ख्याल से क्लियरली कमेंट्री ऑन रूरल ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। मेरे हिसाब से स्टॉक एक अच्छा बेस 630 पे बना चुका है, तो ओवरऑल मुझे कोई बहुत बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर पे स्टॉक में नजर नहीं आती है। ऊपर फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अमित, 648 पर खरीदेंगे डाबर? जी मैम, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो यहाँ पे हाई लोस के स्ट्रक्चर्स इंटैक्ट है। स्टॉक कंटिन्यूअसली 10 और 20 डेमा पे सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। तो कोई भी अगर हमें डिप टुवर्ड्स 636 के आसपास मिले तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल हो जाता है। अगर डिप आए तो जरूर खरीदना चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 628 एंड फॉर हायर टारगेट्स ऑफ 675। तो डिप पे जरूर ले डाबर को। डाबर आपकी स्क्रीन पे 645 अभी एज ऑफ नाउ ठीक कर रहा है, बट याद रखिएगा इसके सामने जो प्राइस खड़ा हुआ है ना आज का इंट्राडे हाई, दैट्स आई थिंक 650 660, ये एक बहुत ही टफ जोन है। सो स्लाइटली अपने ट्रेड्स पे थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, क्योंकि सामने एक बहुत टफ जोन खड़ा हुआ है। टाटा पावर का जिक्र आशीष चतुर्वेदी ने किया, इट्स डूइंग वेल, डे हाई पर आके ट्रेड करता हूँ। मैं एक चार्ट चेक और ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आज फार्मा का दिन है, हेल्थ केयर का दिन है। इस वक्त जरा एक बार आप लिख आइएगा स्क्रीन पे, अपोलो हॉस्पिटल्स डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। शिल्पा जी जरा इसको थोड़ा सा रीड कीजिएगा, और मतलब मैं अगर डे लो से कंपेयर करूं तो एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी है, बट डे लो काफ़ी हद तक आज डिफाइंड था। आई थिंक इट वाज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आप कैसे रीड कर रही हैं अपोलो हॉस्पिटल्स को? हेल्थ केयर स्पेस में, फार्मा में मूव है, यहाँ पे किसी ऑप्शन पे काम करना चाहिए शिल्पा जी? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, यहाँ पे अगर एक रिस्क लेना है, क्योंकि फार्मा एक डिफेंसिव सेक्टर भी है, और यहाँ पे मार्केट में अगर थोड़ा डाउन साइड पे आता है तो फार्मा में यूजुअली हम लोग देखते हैं कि डिफेंस भी आता है। तो अपोलो हॉस्पिटल क्योंकि रिकवरी ऑलरेडी दिखा चुका है और यहाँ पे मुझे लगता है स्ट्रेंथ इंटैक्ट है, तो 6800 का कॉल ऑप्शन जो रफली 160 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आज आप यहाँ पे रख सकते हैं 110 का।
ये अगर व्यू सही जाता है, अपोलो हॉस्पिटल अबव 68, 50, 69, 100 तक चला जाता है, तो आपका ये ऑप्शन भी टुवर्ड्स 220, 250 तक मूव करते हुए मिलेगा। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। आप यहाँ पे किसी को अगर करना है, तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है फेवरेबल ऑप्शन ट्रेड है। चलिए अब कुछ देर के लिए काम करते हैं, विषय को तब्दील करते हैं, कुछ अर्निंग्स की बात करते हैं। हुग्रो कैपिटल के नंबर्स आए Q1 डिस्बर्समेंट्स में तिमाही आधार पर लगभग 35.7% की कमी थी। मुनाफे में AUM में ग्रोथ दर्ज हुई है, लेकिन इन नंबर से बातचीत करते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर सचिंद्र नाथ मौजूद हैं। और मैं ख्याल से सचिंद्र जी से बात हो रही है लगभग 10 साल बाद आज। वीरेंद्र बोला हूँ, इससे पहले मेरे ख्याल से 2012 या 13 में बात हुई थी। सचिन जी पहचाना मेरे को क्या? बिल्कुल पहचाना। वीरेंद्र जी कैसे हैं आप? दिल्ली में मुलाकात हुई थी आपसे। बिल्कुल, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। अच्छा, इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं। इसमें एग्जैक्टली मैं देख रहा था सर कि NIMs पे थोड़ा सा डिप्स, डिसबर्समेंट्स में थोड़ी कमी। क्या आप लोगों ने, मैं पहला प्रश्न, नॉट एग्जैक्टली आई एम जंपिंग ऑन द नंबर्स, पर क्या थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच रखी है? आपको अच्छा बिजनेस चाहिए, रिस्क एपेटाइट थोड़ा सा आप लोगों ने रिड्यूस किया है? कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है इन नंबर्स में से देख के? क्या ऐसा है क्या? यू आर स्लोइंग डाउन बिट? अगले क्वार्टर में आपकी ये फीलिंग बिल्कुल बदल जाएगी वीरेंद्र जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूग्रो देखिए 3 से 4 साल में हमने इसको स्थापित किया है, और जब भी मैं आपके दूसरे चैनल पे जब मैं बात कर रहा था इंग्लिश में, ये बोल रहा था कि बहुत तेज चलती हुई गाड़ी जब स्टेशन के पास आती है तो स्लो होती है और वापस से पिकअप करती है। तो हमने पिछला पूरा साल जो बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उस पर हम करीब 550 करोड़ पर मंथ पे डिसबर्स कर रहे थे। हमने मार्च में जाके पीक किया, और जब हमारा अप्रैल मंथ आया, जब नया हमने इस साल शुरू किया, तो हमने एक रिकैलिब्रेट किया और हम वापस से अपना इंफ्रा बढ़ा रहे हैं। तो हमारी 100 ब्रांचेस थी जो 150 हुई इस क्वार्टर में। ईयर एंड पे हम वो 250 पहुंचेंगे। इसके अलावा हम कैपिटल रेज हमने बहुत मैसिव किया, करीब 1265 करोड़ का कैपिटल किया। और जनरली अप्रैल और मई मंथ हमेशा थोड़े स्लो होते हैं, और क्योंकि हम नया ये एक्सपैंड कर रहे थे, तो हमारा फोकस एक्सपेंशन पे था। जो कोर डिमांड है, इनफैक्ट हमने करीब 250 करोड़ डिसबर्स किया अप्रैल में, 400 करोड़ मई में, 550 करोड़ जून में, और जुलाई के नंबर हमारे हाईएस्ट नंबर हैं वापस से पूरे लास्ट 10-12 क्वार्टर में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक पहले क्वार्टर की ये जो स्लोनेस है, क्योंकि हम बहुत स्पीड से आगे आए थे। और हम जो इस साल जो हम करेंगे, अगर विगत 3 वर्षों में आप देखें, तो हम करीब 3000 करोड़ का AUM हर साल ऐड किया है हमने, जब से हमने स्टार्ट किया है। 22 में हम जो है वो 3000 पे थे, 23 में 6000 पे थे, 24 में 9000 पे थे। इस साल हम 3000 करोड़ से ज्यादा के एसेट को जुटाएंगे और मोर ग्रैनुलर करेंगे। निम भी हमारा एक्चुअली, क्योंकि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी को लेंडिंग कंपनी है, तो एक्चुअली खाली इंटरेस्ट इनकम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी को लेंडिंग इनकम जो है वो काफी सिग्निफिकेंट पार्ट है। तो हमारा जो कोर निम है, उसको हम 3 तरीके से देखते हैं। एक जो इंटरेस्ट का डिफरेंशियल है, एक जो हम अदर NBFCs के साथ को ओरिजिनेशन करते हैं उसका एक आता है। तो वो दोनों मिला के हमारा जो, जिसको हम कोर निम बोलते हैं, वो हमेशा 8% के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में करीब 6% के आसपास हमारी को लेंडिंग इनकम थी, जो पहले क्वार्टर में 3.5% हुई, क्योंकि बैंक्स जनरली पहले क्वार्टर में थोड़े स्लो होते हैं, तो को लेंडिंग कम हुई। बट वो जो उसका जो रेजिडुअल इफेक्ट है, वो इस क्वार्टर में आ जाएगा। नहीं, मतलब वो जो दूसरी NBFCs के साथ जो आपका बिजनेस होता है, मतलब एक कंपोनेंट हो गया इंटरेस्ट इनकम, दैट सेकंड कंपोनेंट इज फी इनकम, क्या कहते हैं उसे आप? बिल्कुल, वो भी इंटरेस्ट डिफरेंशियल करके ही आता है। तो जैसे हम एक किसी बड़ी NBFC के साथ को लेंडिंग करते हैं, तो हम 20% करते हैं, वो 80% करते हैं, तो उस 80% का डिफरेंस हमारे में एज ए इंटरेस्ट इनकम जो आता है, वो एज ए फी करके आता है। लेकिन वो भी कोर हमारा इंटरेस्ट अर्निंग ही है। तो हमारा जो इंटरेस्ट अर्निंग है और जो हमारा को ओरिजिनेशन पे फी इनकम मिला के हमारा 8% का निम बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। हाँ। जो लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में कमी आई है, वो हमारी को लेंडिंग इनकम में कमी हकीकत को समझते हैं आज, लेकिन वो वापस रिकवर होगी जैसे ही नया क्वार्टर स्टार्ट। आपकी बात में अब देखिए, हाँ, बट एक और बात है सचिंद्र जी, अगर मैं सिर्फ अगर आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे भी फोकस करूं, तो इसमें सिक्वेंशली और YOY बेसिस पे अगर आप देखें डिप है।
क्योंकि ये चैलेंजेस बैंकों के सामने भी है, वो डिपॉजिट रेट्स बढ़ा रहे हैं, डिपॉजिट्स को लेके आना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और अल्टीमेटली वो इट क्रिएट्स डिफिकल्टीज फॉर एनबीएफसीज एज वेल, क्योंकि वो वही फंड जाता है वहाँ पे। तो क्या ये जो 1-2 क्वार्टर्स हैं आगे के लिए टफ रहेंगे? कॉस्ट कंपोनेंट्स थोड़े से जंप हुए हैं, एनआईएम्स पे अगले 1-2 क्वार्टर्स में प्रेशर रहेगा क्या? सर इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आप ये, क्योंकि हम एक नए तरीके की एनबीएफसी है और हमारे फाइनेंशियल्स को देखने का तरीका अलग है, तो अगर हमने एक क्वार्टर में लोन को बुक किया और उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, जब वही लोन वापस को लेंडिंग में चला जाता है तो वो अर्निंग हमारी इंटरेस्ट इनकम से निकल जाती है और को लेंडिंग इनकम में आ जाती है। तो हमारी जो इनकम देखने का जो तरीका है वो निम्न नहीं है, टोटल इनकम देखना चाहिए और हमारी टोटल इनकम बिल्कुल इंटैक्ट है, बल्कि बढ़ रही है। क्योंकि अगर लोन हमारे बुक से हटेगा और बैंक की बुक में जाएगा तो जो अब हम अर्न करेंगे उस पर कम अर्न करेंगे तो हमारे नेट इंटरेस्ट इनकम से वो हट जाता है। तो वो जो सीक्वेंशियल डिफरेंस आपको जो दिख रहा है कि कम हुआ, वो कम नहीं हुआ, वो एक्चुअली बढ़ा है, क्योंकि वो एक लाइन से हट के दूसरे लाइन पे चला गया है। क्योंकि 50%, 45% हमारी जो टोटल एयूएम है उसका 45% को लेंडिंग में है, तो वहां से इनकम आती है। ओके। अच्छा, अब बताइए सर, कुल मिला के थोड़ा सा बात करते हैं FY25 को लेकर। सचिंद्र जी, क्या एक्सपेक्टेशन है एयूएम ग्रोथ को लेकर, डिसबर्समेंट्स को लेकर? फाइनली मतलब लास्ट 2-3 क्वार्टर्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद और जो इस वक्त डिमांड है उसको देखने के बाद। देखिए, आपने देखा होगा इस साल का बजट भी अगर आप देखेंगे तो जिस तरह के इलेक्शन के रिजल्ट आए, और ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारे देश में रोजगार सरकार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है और रोजगार को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा जरिया है वो एमएसएमई है। इसीलिए बहुत मैसिव फोकस है एमएसएमई पे। हम ये पिछले, जब से हमने ये कंपनी स्टार्ट करी लास्ट 5 साल में, हम ये बोलते आ रहे हैं कि इस दशक में आप 1 या 2 बड़ी एनबीएफसी लेंडिंग कंपनी को बनता देखेंगे और यूग्रो में एक होनी चाहिए। जो एमएसएमई इकोनॉमी है वो ग्रो कर रही है और उसको करने के लिए हमने बड़ी कैपिटल रेस की और हम बहुत ज्यादा विस्तार कर रहे हैं। आज यूग्रो एक ऐसी अकेली कंपनी है हिंदुस्तान में जो 5 लाख से 3 करोड़ तक के लोन करती है, जो 150 लोकेशन पे है। हम सिक्योर्ड लोन करते हैं, बिजनेस लोन करते हैं, रूफटॉप सोलर करते हैं, मशीनरी फाइनेंसिंग करते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस लोन करते हैं। तो हमारा जो एक्सपेंशन हो रहा है, तो उससे करीब आने वाले 8 क्वार्टर में हम बोल रहे हैं कि 1.5% से हमारा यील्ड बढ़ेगा, हमारा जो लोन टिकट साइज है वो और कम होगा, हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम होगा बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन। और हम, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर हमने विगत 3 वर्षों में 3000 करोड़ से एयूएम को ग्रो किया था, इस साल हम उससे कम 1000 करोड़ से ज्यादा करेंगे, क्योंकि हम 550 करोड़ के मंथली बेस से करीब 750 करोड़ के मंथली बेस पे अब हम जा रहे हैं। तो एमएसएमई इकोनॉमी और उससे जुड़े हुए लेंडर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। और इसमें जो एक ही कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है कि हमको पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि बैंक की जो लेंडिंग टू एनबीएफसी है वो थोड़ी स्लो हुई है। हमने काफी डाइवर्सिफाई कर रखा है, तो हमको लगता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ को लेंडिंग, हम जो डायरेक्ट असाइनमेंट करते हैं, और जो हमारी डीएफआई फाइनेंसिंग है, उसके वजह से हमारी लाइबिलिटी का ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं आएगा। ये जरूर हो सकता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत घटे नहीं, बट अभी हमारा रेटिंग अपग्रेड हुआ है, कल ही हमको हाईएस्ट रेटिंग मिली है, शॉर्ट टर्म में A+ हम हो गए हैं, लॉन्ग टर्म में तो हमारी कॉस्ट ऑफ बोरिंग भी मेंटेन रहेगी। सो आने वाले 2 साल में हमको लगता है कि हम एक बड़ी मेन लाइन एनबीएफसी कंपनी आपको क्रिएट करके दिखाएंगे। सचिंद्र जी, मैं क्योंकि आप होपफुल है कि आपका आगे लेंडिंग और ओवरऑल टारगेट्स काफी एग्रेसिव आपने रखे FY25 के, कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल ईज होने के आसार हैं? क्योंकि गेम वहीं पर बदल जाता है। अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बड़ा हो, जो शायद इस क्वार्टर में थोड़ा सा दिखाई दिया है, तो बाकी सारे नंबर्स गो आउट ऑफ वैक। तो कितना आपको आश्वासन है कि ये ईज होगा इन द नियर फ्यूचर? देखिए, इसको आपको हमारी जैसी कंपनी के लिए 2 तरीके से देखना चाहिए। एक, जो पैसा हम बोरो करते हैं हमारी बैलेंस शीट पे, और एक जो हम इनकम अर्न करते हैं को लेंडिंग से। हमारे पास ये बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि बैंक जो पैसा अब एनबीएफसी को दे रहा है वो थोड़ा महंगा हो रहा है, या हुआ है, हमारे लिए नहीं हुआ है बट इंडस्ट्री के लिए जरूर हुआ है, और कम भी हुआ है। लेकिन हम क्योंकि को लेंडिंग करते हैं, और एमएसएमई फाइनेंसिंग सारे बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, गवर्नमेंट का भी बहुत पुश है, उसमें हमको लगता है हमारा मार्जिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है।
सो कॉम्बिनेशन जो हमारा मार्जिन का है वो यहां से इंप्रूव होगा। जो हमने गाइड किया है कि आने वाले 8 क्वार्टर में करीब 50 बेसिस पॉइंट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा कम होगा, और ये फंक्शन है क्योंकि हमने अभी इतनी बड़ी कैपिटल रेज करी। हमारा कैपिटल बेस 2026 के एंड पे 2700 करोड़ का हो जाएगा। हमारी रेटिंग अपग्रेड हुई है, हमारा बिजनेस मैच्योर हो रहा है, तो इन सब का बेनिफिट आना शुरू हो जाना चाहिए धीरे धीरे। गुड लक टू यू सचिंद्र नाथ। यूग्रो कैपिटल इनफैक्ट एक बड़ा परफॉर्मर रहा है। कई सारे पीएमएस, कई फंड मैनेजर्स को आप काफ़ी एक्टिवली ट्रैक करते हैं, और FY25 में उम्मीद है कंपनी को कि परफॉर्मेंस और मजबूत होगा। अच्छा, डे हाई से निफ्टी बहुत तगड़ी गिरावट दिखा चुका है, और निफ्टी बैंक भी, इनफैक्ट निफ्टी बैंक में ज़्यादा प्रेशर आपको दिखाई देगा डे हाई से। निफ्टी खुद 100 पॉइंट नीचे है, तो निफ्टी बैंक भी करीब करीब 400 पॉइंट सेंसेक्स नीचे फिसलता हुआ, तो ऊपरी लेवल से प्रेशर देखने को मिला। इस बीच एस्कॉर्ट्स कुबोटा के नंबर्स आए थे वीरू, जब हम सचिंद्र नाथ जी से बात कर रहे थे। प्रॉफिट फ्लैट, रेवेन्यू में हल्का सा डिप, एबिटा फ्लैट। एक बहुत ही ठंडा क्वार्टर उभर कर आया है एस्कॉर्ट्स कुबोटा का। वो एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं स्टॉक। एक्सपेक्टेशंस तो खूब रही थी एस्कॉर्ट से, लेकिन ये नंबर्स एक और तिमाही जहां पर हमने बहुत ही ठंडा परफॉर्मेंस देखा है। क्या सलाह होगी आपकी आशीष जी इस पर? पहले जी हर्षदा, ये प्रश्न मेरे लिए है? जी हाँ जी। तो देखिए, यहाँ पर पे भी बात वही आएगी कि ये नंबर्स अभी शायद बाजार इन नंबर्स पे इतना रिएक्ट ना करे, क्योंकि अब जाकर के कहीं ना कहीं रूरल पिकअप की जो एक बात शुरू हुई है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि पूरे जो ऑटो सेगमेंट में टू व्हीलर की हमने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी, वहां पर एक अच्छा ट्रेंड देखने को नजर आया। अभी आप थोड़ी देर पहले डाबर की बात करें तो अल्टीमेटली ये जो पूरा रूरल बेस्ड पिकअप है स्टॉक्स का, वहां पर पे मुझे लगता है अब शायद एक बेस बनना शुरू होगा, और डिप आएगी भी तो वो डिप्स जनरली आप देखेंगे उस पर बाइंग इंटरेस्ट हमें देखने को नजर आएगा। स्कॉट्स ऑब्वियसली पिछले कई क्वार्टर्स से हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही डीग्रोथ कहीं ना कहीं पूरे रूरल साइड पर रहा, तो यहाँ पे भी नंबर्स की कोई खासा उम्मीद थी नहीं। पर अब मुझे लगता है कि यहाँ से अब थोड़े जो इनके गाइडेंस कैसे रहते हैं आने वाले समय में रूरल को लेके, वही एक गाइडिंग फैक्टर रहेगा। और मैं समझता हूँ स्टॉक में ज्यादा डाउनसाइड है नहीं। स्टॉक 4050 4000 के लेवल पे बहुत बढ़िया मीडियम टू लॉन्ग टर्म सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है। हाँ, इस बीच आप जो एक बार लेके आइए इन्फोसिस और लेके आइए निफ्टी आईटी। तो ये हम जब ओपनिंग कर रहे थे इस कार्यक्रम की, निफ्टी था करीब 24,980 पे, अब करीब 67 पे, जो 20-30 पॉइंट का फर्दर अगर आप देखें डिक्लाइन आया है, वो निफ्टी आईटी में सडन क्रैक आया है, निफ्टी आईटी डीरो पे। आशीष, अब ये आई थिंक ऐसा इशू है जो ये 32,400 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस है, ये आई थिंक एक लटकी भी तलवार है। अब ये किस तरफ जाएगी हमको नहीं मालूम। एक तरफ आप एक अच्छे ठीक ठाक तब्दील होते हुए और आई थिंक अर्निंग सीजन से निकल रहे थे, बट सडनली आई थिंक ये इशू जो है वो आपको डिलेमा में रखेगा कि मैं अपने ट्रेड के साथ या फिर मैं अपने पोजिशनल ट्रेड के साथ रखूं कैसे। आप इस डिलेमा को कैसे हैंडल करेंगे इस वक्त? आप क्लियर है कि आईटी का ट्रेंड मजबूत है और आईटी में रिकवरी हमें देखने को नजर आ चुकी है। इनफैक्ट सेलेक्टिवली कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर पे नंबर्स भी अच्छे हैं और कुछ जगह डिसअपॉइंटमेंट भी हमें देखने को मिला। बट अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट को लेकर के फेड का जो स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है कि ये रिवर्सल होना शुरू होगा, जिसका इंपैक्ट पॉजिटिवली आईटी पे आएगा। अब सवाल आता है कि आईटी के अंदर में इन्फोसिस के ऊपर ये कंसर्न है, तो इसको फंड मैनेजर्स बहुत ही अलग ढंग से लेंगे। मुझे लगता है इसमें स्विच होगा इन्फोसिस से पैसा टीसीएस और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक की तरफ। तो ये स्विच के साथ मुझे लगता है कि जनरली एक तरीके का लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड जैसा ये वर्क करेगा, जहां पर पे अब इन्फोसिस क्योंकि एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखा चुका था, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई बड़ी दिक्कत भी नहीं जाएगी, और यहां से पैसा मुझे लगता है स्विच होगा टीसीएस पे। और आईटी पे इन जनरल इसका कोई बहुत बड़ा डेंट देखने को नजर नहीं आएगा। तो ओवरऑल आईटी का स्ट्रक्चर इंटेक्ट है, सिर्फ स्टॉक के अंदर में रोटेशन हमें देखने को नजर आएगा। ओके, प्रशांत सावंत इस बीच जुड़ चुके हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्रशांत, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरू जी, गुड आफ्टरनून। कल मॉर्निंग शो में मैंने टाटा पावर रेकमेंड किया था फॉर अ टारगेट ऑफ 465 465, जो कि आ चुका है। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सस्टेन कर रहा है एक वीक मार्केट में, सो यहाँ से ये और स्ट्रेंथ दिखा सकता है। अब मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ करंट लेवल पे 460 पे
जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 450 के नीचे 448 और जो टारगेट होगा वो होगा 485 485। ओके 485 तक का मेन वाली ये ट्रेड जो था वो रिकमेंड किया गया था आशीष चतुर्वेदी द्वारा भी, टाटा पावर जो कि इस वक्त डे हाई पर और ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। निफ्टी आईटी बैकफुट पे है, 40,632 का स्तर यहाँ पे। और एक दो स्टॉक जो स्लाइड कर रहे हैं आउट ऑफ इंडेक्स, ज़रा मैं एक बार लेके आइएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 4810। इसका जो सेटअप है थोड़ा सा गंभीर हो गया है। रुचित, अब मैं बताऊँ मुझे मतलब जो फीलिंग आ रही है, अब इसमें रियली अगर आप सिर्फ ये एक अकेले दिन की बात नहीं है, आप इसको मई से रीड कीजिए, आप मई लास्ट वीक से रीड कीजिए। इसमें लग रहा है कि 51, 52, 53, 54, 5500 के रेंज में सीरियस सप्लाई आ रही है, सीरियस सप्लाई आ रही है। आज 50 डेमा के नीचे है, पिछले 4-5 दिन से सीरियस एफर्ट किए लेकिन जनरेट नहीं कर पा रहा है मोमेंटम। अगर किसी की होल्डिंग है यहाँ पे, अच्छे पैसे कमा के बैठा है या फिर एटलीस्ट कोई पोजीशन है, उस पर करना क्या चाहिए और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से व्यू क्या है आपका? जी तो वीरेंद्र जी अगर देखें तो जो रीसेंट हाइस था जहाँ पे स्टॉक ने 5500 के लेवल क्रॉस किया था, वहां पे आरएसआई में भी एक डाइवर्जेंस देखा गया था जहाँ पे प्राइस ने नया हाई तो बनाया बट आरएसआई ने न्यू हाई नहीं बनाया और इसीलिए आई थिंक उसके बाद एक करेक्टिव फेज के थ्रू अभी स्टॉक जा रहा है। अब आप पिछले कुछ करेक्शंस देखेंगे तो जब भी स्टॉक में ऐसे कोई शार्प करेक्शन आते हैं तो उसके 100 डे में अब तक काफी समय से ब्रेक नहीं हुए। आई थिंक अगर हम थोड़े हिस्टोरिकल डेटा देखें तो एक पूरे अपट्रेंड में 100 डे में एक अच्छा सपोर्ट एक्ट हुआ है एंड आई थिंक पोस्ट मार्च 2023 अब तक एक भी बार ऐसे 100 डेमा के नीचे स्टॉक ने क्लोजिंग नहीं दिए। सो आई थिंक पॉसिबल है कि हम कुछ टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में देखेंगे। ये 100 डेमा के जो हम बात कर रहे हैं वो 4480 4500 के बीच में है। सो आई थिंक अगर पोजिशनल बेसिस पे देखें तो ये जस्ट एक करेक्शन है विद इन एन अप ट्रेंड। 4480 100 डेमा जब तक इंटैक्ट है तब तक ब्रॉडर ट्रेंड नेगेटिव है बट शॉर्ट टर्म के कंसोलिडेशन पॉसिबल है जहाँ पे 4480 से लेके 5050 इसी रेंज में स्टॉक अब कुछ समय के लिए साइडवेज रहेगा। तो ये फिलहाल आपके लिए हाल पर एक टेक्निकल व्यू, लेकिन आशीष ये स्टॉक आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं, पोजीशन भी रखी हुई थी आपकी, अभी भी होल्ड कर रहे हैं क्या? स्पेशली ये जो रिपोर्ट्स बार बार आ रही हैं कि जीई की तरफ से इंजन डीलेज हो रहे हैं जो पूरे तेजस वाले ऑर्डर को डीले कर रहा है। मार्च में डिलीवरी आनी थी, वो अगस्त एंड एंड बियॉन्ड जाता हुआ दिखाई देगा मामला अब। जी तो अर्चना, पोस्ट इलेक्शन पोस्ट बजट हमने थोड़ा सा पोजीशंस को ट्रिम डाउन किया है डिफेंस के अंदर में, पर फिर भी स्ट्रक्चरली हम ये मानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी, इनकी जो ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, पर डेफिनेटली एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस अब यहाँ पर पे थोड़े नजर आ सकते हैं, जिसके चलते मुझे लगता है कि अभी ये स्टॉक एक जो बहुत एक स्ट्रांग मोमेंटम या ट्रेंड के अंदर में थे वहां से अब ये स्विच होके कंसोलिडेशन फेज में जाएंगे। तो जैसे हमने कहा कि हमने थोड़ी पोजीशंस को ट्रिम डाउन किया है, पूरी तरह से नहीं निकले हैं बट थोड़ी हमने काफी हद तक प्रॉफिट बुक यहाँ पर पे किया और अब हम एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जहां पर पे हम थोड़ा सा समय देना चाहते हैं कि ये किस तरह के ट्रेंड बनते हैं, किस तरह के नंबर्स आते हैं, उसके बाद ही या तो हम पोजीशंस को बढ़ाएंगे या हो सकता है जरूरत पड़े तो अगर से यहाँ पर कहीं मिसिंग लगेगा कि कोई ट्रेंड या ऑर्डर बुक में एग्जीक्यूशन में चैलेंजेस आ रहा है तो हो सकता है फर्दर प्रॉफिट बुकिंग भी हम इस पूरे स्पेस में कर सकते हैं। तो इस समय पे मुझे लगता है वेट एंड वॉच के अप्रोच से हम इस पूरे डिफेंस स्पेस को देख रहे हैं। थोड़ा सा वेट एंड वॉच और जो डेवलपमेंट्स आए हैं वो लार्जली थोड़े से नेगेटिव है, उसकी भी चिंता बन रही है। चलिए अब फटाफट से चार का चौका की शुरुआत करते हैं। मैं चारों जानकार एकदम तैयार हैं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा देंगी, मानस से जानेंगे एफएनओ सुपरस्टार, प्रशांत आ गए हैं तो चार्ट का चमत्कार उनके जिम्मे है और आशीष चतुर्मोता है जो मिड कैप फंडा देंगे। शिल्पा जी ओवर टू यू, सस्ता ऑप्शन। हर्षराज जी सस्ता ऑप्शन मेरा रहेगा अभी बाटा में, अगेन डिफेंस प्ले एफएमसीजी रहेगा और ऐसे मार्केट में वो डे हाई की तरफ जा रहा है तो मुझे लगता है ये शायद मोमेंटम आपको एक दो दिन और कंटिन्यू करते हुए दिखे और मुझे लगता है मंथली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट आ रहा है तो ये सस्टेन करता है 1600 जोन, तो यहाँ पे 1680 से लेके 1700 के लेवल्स भी आपको आते हुए मिलेंगे। तो 1640 का कॉल ऑप्शन जो रफली 39-40 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 26 का रखिए, जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 53 का, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 65 के भी लेवल्स आते हुए मिलेंगे। ओके, बाटा ट्रेड पहला हो गया। सस्ता ऑप्शन 1640 की कॉल, एफएनओ सुपरस्टार मानस जी पिक करेंगे। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप?
मारुति पे आई थिंक एक ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि आज एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। आई थिंक एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी करंट लेवल्स बनती है, जहां आप 13,050 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हैं, और आपके टारगेट रहेंगे 13,700 के, 13,700 तक के टारगेट पॉसिबल है मारुति में। अगर चाहे तो 13,300 का कॉल ऑप्शन जो 295 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 224 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी कर सकते हैं और 450 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये मारुति पर एक ट्रेड इस समय तेजी का साफ बन रहा है। प्रशांत बताइए चार्ट का चमत्कार। अच्छा जी, मुझे यहाँ पे जो स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो भारतीय एयरटेल में नजर आ रही है। करीबन 1505 1507 के जोन में स्पॉट ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1490, 1490, 1% की रिस्क होगी, और यहाँ से जो टारगेट होगा वो होगा 1535, 1535 से लेके 1540, 1540। ओके, भारतीय एयरटेल 1505 पे ही आपका ये इंडेक्स को आज स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला काउंटर भी है। अब चलते हैं मिड कैप फंडा पिक करते हैं आशीष से। आशीष क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप फंडा में आज? तो वीरेंद्र, हम थोड़ा अपना फोकस पावर सेक्टर पे ही रख रहे हैं और यहाँ पर हमें आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी काफी पसंद आता है, और एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक को हमने हमारे पोर्टफोलियो में भी जगह दी है स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स के अंदर में। और मुझे लगता है कि ये स्टॉक इसलिए हमें पसंद आता है कि सबसे मेन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का इनका बिजनेस है विंड एनर्जी के सेगमेंट में, और ये एक एन्युटी इनकम प्रोवाइड करता है। तो एक तो और हमें लगता है कि जिसकी वजह से प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज काफी लंबे समय तक रहती है, और क्योंकि इनके जो टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट साइज होते हैं वो 5 से लेकर 20 साल तक के रहते हैं, तो एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देखने को नजर आती है। करंटली कंपनी की जो ओवरऑल पोर्टफोलियो वो ऑलमोस्ट 3.2 गीगावाट का पोर्टफोलियो इस समय कंपनी रखती है, और जहां पर पे हमें एवरेज अगर से आप इसका टाइम फ्रेम देखेंगे तो 6 साल से ज्यादा कि अभी ये कॉन्ट्रैक्ट बचे हुए हैं, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि अच्छी विजिबिलिटी यहाँ पे भी है। और ओवरऑल ऑर्डर बुक जो है वो इस समय पे 2600 गीगावाट के मेगावाट के आसपास है। तो टोटल कैपेसिटी हमें लगता है कंपनी आने वाले समय में 6 गीगावाट तक के करेगी, जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड सेक्टर की नजर आती है। अब जहां तक टेक्निकल लेवल्स की बात है तो मेरे हिसाब से 169 168 पे बहुत बढ़िया एक मीडियम टर्म सपोर्ट बना हुआ है। अगर से सपोर्ट लेवल होल्ड करते हैं तो मैं समझता हूँ 220 रुपए तक की अपसाइड आइनॉक्स ग्रीन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ओके, आइनॉक्स स्क्रीन आपका ये ट्रेड है। 4 ट्रेड्स स्क्रीन पे रखे गए, एक एक करके सब आपके स्क्रीन पे दोबारा रखता हूँ। यहाँ पे सस्ता ऑप्शन हमने शुरुआत की थी बाटा से, कॉल थी शिल्पा जी की 1640 फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 53 एंड 55, 26 का स्टॉप लॉस है। फिर सुपरस्टार मानस ने पिक किया आज मारुति सुजुकी, और बाय ट्रेड है 13,700 के लक्ष्य के लिए 13,304 पे। आज थोड़ी कूलिंग ऑफ हुई है इस स्टॉक में, बट ये मानस मानते हैं कि री एंट्री के लिए एक अच्छा विकल्प है। उसके बाद तीसरा ट्रेड था भारतीय एयरटेल, 1506 पे बाय था, 1535 के 40 के लिए लक्ष्य के लिए। और अभी जो आशीष चतुर्मोधा जी ने आज मिड कैप फंडा कॉल पिक की है उसमें शामिल है आइनॉक्स स्क्रीन, करीब 175 पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक जैसे कि 25,003 पे आ चुका है, निफ्टी माफ़ कीजिएगा, वही रिकवर होके 40 पॉइंट की फिर रिकवरी आई। आज इंटरडे ट्रेड के बारे में मत सोचिएगा एज ऑफ नाउ, फिर कह रहा हूँ अगर प्रोस्पेक्टिव कल कैरी करने का हो तो रखिएगा, अदरवाइज नहीं। निफ्टी बैंक में थोड़ी रिकवरी है, निफ्टी आईटी में थोड़ी रिकवरी है, और निफ्टी आईटी फिर 4730 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। मीनवाइल आप एक बार स्टॉक लेके आइए श्रीराम फाइनेंस, मतलब क्या सीरीज रही है इस स्टॉक के लिए। ये जरा स्क्रीन पे रखेंगे डॉक्टर साहब, श्रीराम फाइनेंस 2986 पे आके ट्रेड करता हुआ। शिल्पा जी कोई ऑप्शन ट्रेड है आपके पास इसमें फर्दर इसकी स्ट्रेंथ को प्ले करने के लिए इस सीरीज में अगस्त में? जी बिल्कुल, श्रीराम फाइनेंस ऐसे मार्केट में भी ऊपर ही है, और जस्ट 3000 के ऊपर सस्टेन करते ही इसमें और ज्यादा आएगा आपको स्ट्रेंथ। आई जस्ट चेक फॉर ऑप्शन ट्रेड, यहाँ पे 3000 का ही कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे डेफिनेटली ध्यान में दे सकते हैं। जो रफली ट्रेड कर रहा है 97 पे, यस आप 97 पे चल रहे हैं, आप 65 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे डेफिनेटली फॉर टारगेट्स ऑफ 135 से 150 के लिए इसमें एक अप्रोच ले सकते हैं। ओके, तो 3000 का कॉल यहाँ पर एक मौका है पोजीशन लेने का। अच्छा, कोल इंडिया वैसे भी आउट परफॉर्मर है, जुलाई प्रोडक्शन का अपडेट आ गया है, 2.5% का इजाफा कोल इंडिया के प्रोडक्शन में देखने को मिला है। ऑफटेक फ्लैट है, 0.2% के आसपास ऑफटेक में इजाफा। प्रोडक्शन जरूर बढ़ा है कंपनी के लिए, ये ईयर ऑन ईयर आपके लिए आंकड़े हैं। श्रीराम फाइनेंस टॉप ट्रेडेड काउंटर, निफ्टी आईटी क्रैक कर रहा था, क्रैश कर रहा था, लेकिन टीसीएस में एक तगड़ा रिवर्सल आ रहा है
और LTI Mindtree ये इनफैक्ट अपनी ग्राउंड को फिर से होल्ड करने की कोशिश में पॉजिटिव टेरिटरी में, तो बहुत वाइल्ड मूव्स देखने को मिले हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और टाइम देते हैं कि किस तरफ मार्केट को बैठना है आज इस वीकली एक्सपायरी के दिन। सुमित के पास चलते हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट है। निफ्टी की 2 कंज्यूमर कंपनी टाइटन ब्रिटानिया अपने नतीजे पेश करेंगी, फिर वायदा की करीब 3 कंपनियां जिसमें यूपीएल शामिल है ये अपने नंबर्स पेश करेंगे। तो LIC हाउसिंग, IDFC, यूपीएल ये वो FNO वाले स्टॉक्स हैं जिनके नंबर्स आएंगे। लेकिन पहले टाइटन के लिए कंपटीशन बढ़ रहा है। टाइटन के लिए एक ऑफकोर्स पॉजिटिव आया कि वो गोल्ड पर ड्यूटी कट हुई, लेकिन Q1 में उसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, उसका इम्पैक्ट आगे ही आएगा। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट? देखिए बहुत सारी चीज़ें तो टाइटन अपने अपडेट में दे ही देता है। ऑलरेडी Q1 के अपडेट्स इनके आ ही चुके हैं, तो बहुत सारी डिटेल तो वहाँ पर हमारे पास है। लेकिन जो एक बाजार अनुमान लगा रहा है करीब करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू का नंबर रहेगा 10% के आसपास, प्रॉफिटेबिलिटी 2.5% के आसपास बढ़ सकती है। मार्जिन स्लाइटली नीचे आएंगे, 40 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक गिरावट रहेगी, लेकिन ईबिटा में 4-4.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। टाइटन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्टेबल रहेगी डिस्पाइट कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इनकी बढ़ी है, ना केवल बिरला स्पेस की तरफ से बल्कि अदरवाइज भी जो बाकी प्लेयर्स हैं वहाँ से कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है ज्वेलरी स्पेस में, लेकिन वो फिर भी मैनेज कर सकते हैं। ज्वेलरी स्पेस में रेवेन्यू ग्रोथ 9% और जो 5 साल की CAGR है करीब करीब 20% के आसपास रहने का अनुमान है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मार्जिन के अंदर प्रेशर रह सकता है, लेकिन वो कंपटीशन की वजह से और हाई प्राइसिंग की वजह से, अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग की वजह से इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अदरवाइज जो सिल्वर के प्राइसेस भागे हैं या जो प्रीशियस कमोडिटी के प्राइसेस भागे हैं उनका इम्पैक्ट रहेगा। इनकी टेनेरा की परफॉर्मेंस बाकी जो बिजनेस हैं तनिष्क के अलावा वो परफॉर्मेंस कैसी है क्रूशल, वो इंपॉर्टेंट है। ओवरसीज जो एक्सपोर्ट नंबर्स हैं उनके नंबर्स कैसे आते हैं वो पार्ट, प्लस बिरला को लेकर क्या कमेंट्री देते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिरला 2 मार्केट्स में इम्पैक्ट कर रहा है, पेंट में और ज्वेलरी में। सो किस तरह का एक्सपेंशन है वहाँ पर, ये कुछ चीज़ें को बाजार कीनली वॉच करे, लेकिन नंबर मोरलेस अच्छे आने का अनुमान बाजार लगा रहा है। अच्छे नंबर्स का अनुमान। स्टॉक आपके सामने टाइटन का लेकर आते हैं। इस पर मैं टेक चेक लूँ से पहले अदानी एंटरप्राइजेस स्क्रीन पर रखते हैं, क्योंकि 2.25% का इजाफा स्टॉक दिखा रहा है। मुनाफा 644 करोड़ से बढ़कर 1455 करोड़ पर आया है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर आप मुनाफा देखेंगे कंपनी का तो 70 रुपए के गेन्स वहीं पर बैठे बैठे आ गए हैं। आय में आप गौर करेगा 22,644 करोड़ से बढ़कर 25,472 करोड़ की आय कंपनी ने डिलीवर की है। तो यहाँ पर रेवेन्यू लगभग 13% बढ़ता हुआ, इबिटा में भी ग्रोथ है। ध्यान रखिएगा 3,705 करोड़ का इबिटा, यानी कि 47% की ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर जो 2,525 करोड़ के आसपास तक का इबिटा था। और मार्जिन्स में लगभग 3 बेसिस पॉइंट यानी कि 3% यानी कि 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा देखने को मिला है। अदानी एंटरप्राइजेज, अमित आपका ट्रेड क्या रहेगा? 2% भाग गया है स्टॉक। जी मैम, जी अडानी एंटरप्राइजेस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो अभी एक रेंज से ऑलमोस्ट बाहर आने की कोशिश कर रहा है। 3200 इसका लगभग एक रेजिस्टेंस था और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगभग आता है 3300 के आसपास। तो एकदम शॉर्ट टर्म मोमेंटम के हिसाब से 1% स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाई जा सकती है। 3200 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स रहेंगे 3300, 3350 के। तो इंटरेस्टिंग ट्रेक का। आशीष चतुर्मोता, एक तो नंबर्स अच्छे, साथ ही अपडेट आ रहा है कि फूड FMCG बिजनेस को डीमर्ज करने की तैयारी कंपनी कर रही है। आपकी राय अदानी एंटरप्राइजेस पे? नहीं तो देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को नजर आएगा और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अपसाइड भी स्टॉक में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को नजर आएगी। पर एज अ डिस्क्लोजर हम इस स्टॉक में हमारी कोई पोजीशंस नहीं है और हमारा कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है। बट प्योर टेक्निकल बेसिस पे मुझे लगता है कि एक अपसाइड ये जो शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स आपने कहा उसकी वजह से जरूर देखने को स्टॉक में नजर आ सकते हैं। के बाद अदानी एंटरप्राइजेस भाग रहा है 2.25% ऊपर। इनफैक्ट बाकी पूरे अदानी पैक में हमने देखा है एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति अदानी एंटरप्राइजेस की। अच्छा, हमने टाइटन के नंबर्स कैसे रहेंगे वो सुन लिया सुमित से, लेकिन ब्रिटानिया क्या पेश करेगा, यूपीएल की तरफ से क्या प्रदर्शन आएगा, ये भी जान लेते हैं। तो ब्रिटानिया के नंबर्स पहले देख लेते हैं। एक अनुमान जो वॉल्यूम फ्रंट पर है वो 5% कुछ ब्रोकर्स का, 7% कुछ ब्रोकर्स का एक अनुमान आ रहा है। तो आप मोटा मोटा 5 से 7% के बीच में का एवरेज मानिए। बिक्री करीब 5% बढ़ने का अनुमान है, 4216 करोड़ रुपए, एबिटा 790 करोड़ रुपए, मार्जिन 18.7% जो कि 17.2% के सामने आएगा और मुनाफा 547 करोड़ 450 करोड़ रुपए के सामने। तो वाई बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स की उम्मीद बाजार लगा रहा है। क्यू ऑन क्यू नंबर्स थोड़े से फ्लैट रहेंगे।
इनके हायर वॉल्यूम्स करीब 5 से 7% के आसपास की, क्योंकि मैनेजमेंट ने भी मिड टीन वॉल्यूम ग्रोथ की बातचीत की थी गाइडेंस में, तो 5 से 7% के आसपास आएगा। थोड़ा ग्रामेज कट, प्राइस कट, इन सब का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मार्जिन फ्रंट पर। नए लॉन्चेस, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंशन, ये कुछ पार्ट है। रॉ मटेरियल पे इनका क्या आउटलुक है वो इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे चल के मॉनसून और उसके बाद फेस्टिवल, ये दो चीज़ें इनके लिए बड़ा अच्छा सीजन होता है। तो Q2 और Q3 ये दोनों क्वार्टर के लिए क्या आउटलुक देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यूपीएल, ये नंबर को बहुत लोग सुनना चाहेंगे कि यूपीएल के केस में जो ब्रोकरेज हाउसेस के अनुमान है वो बहुत बटे हुए हैं। पहले ये 3 नंबर देखिए आप, सेल्स का नंबर करीब 2% ड्रॉप का अनुमान, एबिटा करीब 37% गिरने का अनुमान, मार्जिन करीब 13% रहने का अनुमान, 18% से टूट के। तो वीक नंबर वाई बेसिस पे, हाई बेस का इफेक्ट है। लेकिन घाटे के हिसाब से अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग व्यू दे रहे हैं। कोटक सिक्योरिटी मानता है 462 करोड़ घाटा आएगा, इक्वेरस मानता है 316 करोड़ घाटा आएगा, मोतीलाल ओसवाल मानता है 140 करोड़ रुपए के आसपास घाटा आएगा। वाई बेसिस पे लैटिन अमेरिकन बिजनेस के अंदर एक डिक्लाइन की बातचीत है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, डेट लेवल, केपेक्स, ये 3 चीजें इसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। एक बहुत बड़ा ट्रिगर एडवांटा का आईपीओ भी है यूपीएल के लिए, तो उसको लेकर कंपनी कुछ बोलती है, वो पार्ट। लेकिन वाई नंबर वीक रहेंगे, क्यू नंबर शायद थोड़े से पिकअप कर सकते हैं। एग्रीकल्चर को लेकर या मॉनसून को लेकर क्या इनका आउटलुक है वो भी इंपॉर्टेंट है। सो क्यू नंबर थोड़ा सा बेटर और वाई नंबर वीक साइड पे आप अनुमान लगाकर चल सकते हैं। घाटा ही रहेगा इस बार भी। तो ये फिलहाल ब्रिटानिया और यूपीएल की तरफ से एक्सपेक्टेशन। चलिए लेंगे एक ब्रेक, इन स्टॉक्स पर आगे बात भी करेंगे, साथ ही डाबर के मैनेजमेंट से भी होगी आगे बातचीत। नंबर्स आ चुके हैं, आउटलुक क्या है FY25 में, और स्पेशली क्या ग्रामीण मार्केट में इनके लिए भी पिकअप देखने को मिला है या नहीं, ऐसे कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आगे। आप बने रहिए CNBC से आवाज़ में। आ गई है 25,000 से फिसलता हुआ अब 24,981 पर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। डाबर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। डाबर के नतीजे कुछ ही देर पहले हमने देखे, जहां पर हमने देखा है पहली तिमाही अनुमान के मुताबिक रही है। मुनाफे में 7 से 8% की बढ़ोतरी, 5% से ज्यादा की 5.2% की वॉल्यूम ग्रोथ, एक्सपेक्टेशन 5 से 6% की थी। हमारे साथ डाबर इंडिया के CEO मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित जी, स्वागत है आपका, कंग्रेचुलेशंस Q1 के लिए। अगर हमें एक अंदाज़ा दे सके, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है कि क्या ग्रामीण इलाकों में पिकअप देखने को मिला है डिमांड का, इस वॉल्यूम ग्रोथ में रूरल इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? तो मैम अगर देखें कि पहले से वॉल्यूम ग्रोथ हमारा पिछले 3 क्वार्टर से सीक्वेंशियली वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है ग्रामीण एरिया में, रूरल में। रूरल की पहले ग्रोथ ओवरऑल FMCG 3, 4, 5 बढ़ती है। हमारे लिए इस क्वार्टर के अंदर रूरल ग्रोथ 9% से हुई है, अर्बन ग्रोथ 5% से हुई है, जिसका एवरेज 7% जो आप देख रहे हैं वही रूरल ग्रोथ है। इवन वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप करती है। जो डिफरेंस था रूरल और अर्बन में, पहले 100 बेसिस पॉइंट था, फिर 200 बेसिस पॉइंट हो गया, अब अराउंड 350 बेसिस पॉइंट हो गया है। 350 बेसिस पॉइंट से रूरल ज्यादा ग्रो कर रहा है दैन अर्बन। सो ओवरऑल आई थिंक बहुत ग्रीन शूट्स विजिबल है रूरल के। तो आई एम वेरी होपफुल। और गवर्नमेंट का जो बजट आया है वो भी बहुत प्रो रूरल है, जिसमें भी अराउंड 2.65 लाख करोड़ has been allocated towards रूरल। एग्रीकल्चर के अंदर भी 1.5 लाख करोड़ एलोकेशंस है, पर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी बेटर है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि गुड टाइम्स अहेड ऑफ अस। कोई खास प्रोडक्ट मिक्स काम कर रहा है मोहित जी, या फिर आपने वहां पर ज्यादा खर्च करना शुरू किया है, ज्यादा एडवर्टाइजिंग, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, यू राइट। तो 3 वेक्टर्स हैं बेसिकली रूरल ग्रोथ के। एक तो जनरल रूरल रिकवरी हो रही है, दूसरा हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन करी है। लास्ट ईयर हम 1 लाख विलेजेस में जाते थे, अब 1,22,000 विलेजेस में जाते हैं। तो उसके लिए हमने ज्यादा योद्धास अपॉइंट करे, 3,300 योद्धा लास्ट क्वार्टर के अंदर अपॉइंट करे हैं हमने। तो रूरल में हमारी पेनिट्रेशन भी बेटर हो गई है। कई स्टेट्स के अंदर तो 100% तक पेनिट्रेशन है, यूपी जैसे और बिहार जैसी स्टेट के अंदर डाबर की पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ गई है और पेनिट्रेशन भी बढ़ी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक लीवर है। दूसरा लीवर है एडवर्टाइजिंग के अंदर हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। 50% ज्यादा ग्रोथ करी है इन FTA चैनल, जो फ्री टू एयर चैनल होते हैं, वहां पे 50% ज्यादा
ग्रोथ करी है हमने और रीजनल अप्रोच अडॉप्ट कर ली है रूरल के लिए, जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो में हमने अफोर्डेबल पैक्स और एक्सेसिबल पैक्स क्रिएट करे हैं, बंडल्स क्रिएट करे हैं, जिसमें 10 रुपी, 20 रुपी, 5 रुपी पैक बंडल्स। जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं विलेजेस में, तो उसमें वो पोर्टफोलियो अच्छी तरह राइड कर सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इन प्लेस डाला है, तो उससे काफी हमारी ग्रोथ आई है। तो 3 वेक्टर्स, एक तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक मीडिया इंक्रीज। एडवर्टीजमेंट पे आपने एक सब्सटेंशियल हाइक किया है। अच्छा मोहित जी, जो तीनों पिलर्स बताया आपने, उसके बाद सिंस स्पेशली पूरा बाजार, चाहे वो ऑटो कंपनियां क्यों ना हो, FMCG कंपनियां क्यों ना, क्योंकि रूरल इंडिया और वहाँ पे अपटिक्स को लेके काफ़ी आश्वस्त और खुश भी हैं। एग्जैक्टली रिमेनिंग क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल, वहाँ पे आप वॉल्यूम्स पे क्या इम्पैक्ट देखते हैं? डोमेस्टिक वॉल्यूम्स अब कौन सी ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं आपके मुताबिक? सो आई थिंक सीक्वेंशियली अगर देखें तो मैं आपको 3%, फिर 4%, इस क्वार्टर में 5%, गोइंग फॉरवर्ड रूरल रिकवरी होती जा रही है। तो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड मिड टू हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ तो आनी चाहिए रूरल में, ड्रिवन बाय रूरल बेसिकली। सो वैसी ही ट्रैजेक्टरी चल रही है अभी। अब ये जो क्वार्टर आ रहा है, इसमें बेसिस थोड़ी हाई है, बट आई थिंक ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे, रिकवरी जो आने वाले क्वार्टर्स हैं वो उनके पिछले क्वार्टर से बेटर ही होंगे गोइंग फॉरवर्ड। ओके अच्छा, ये जो डिमांड में थोड़ा सा इजाफा हुआ है मोहित जी, इज दैट गिविंग यू ए स्कोप फॉर ए प्राइस इंक्रीज, या आपने पिछले क्वार्टर में कुछ प्राइस कट्स लिए या फिर डैमेजेस कम की, ऐसा कुछ किया है? आगे के 1-2 क्वार्टर्स में आपका आउटलुक क्या है इस चीज़ को लेकर, और मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी क्या रहेगी, उस पर थोड़ी टिप्पणी करिए। राइट, तो अगर आप देखें पिछले 2-3 क्वार्टर हमने डिफ्लेशन देखी है। मेजॉरिटी एवरेज अगर हम ले लें अपना बकेट, जिसके अंदर कई बड़े हैं और कई घटे हैं। पेट्रोलियम लिंक्ड रॉ मटेरियल और एडिबल ऑयल्स वगैरह तो घट गए हैं। सम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और स्पाइसेस की प्राइसेस कहीं पे बढ़ी हैं, कहीं पे घटी हैं। एवरेज अगर आप देख लें तो 2% की डिफ्लेशन आई है बिजनेस में, जो जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ गए हैं। 120 बेसिस पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें से थोड़ा पैसा हमने टीवी में लगा लिया, थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन में। गोइंग फॉरवर्ड भी ऐसा ही होगा। अभी कोई ज्यादा इन्फ्लेशन हम देख नहीं रहे हैं। आई थिंक कमिंग क्वार्टर के अंदर तो फ्लैट होगा। सिर्फ फूड की अंदर इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो वहां पे प्राइस इंक्रीजेस का स्कोप और पोटेंशियल हो सकता है, पर बाकी में प्राइस इंक्रीज नहीं होगा। ज्यादातर ग्रोथ तो वॉल्यूम ड्रिवन ही होगी गोइंग फॉरवर्ड। ये मसाला सेगमेंट बादशाह का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और ये कितना ऐड कर रहा है आपके ओवरऑल बिजनेस को लेकर? मैम, बादशाह हैज ग्रोन बाय अराउंड 15% ड्यूरिंग द क्वार्टर, और ये 15% की जो वैल्यू ग्रोथ है ये बैक्ड है 16% वॉल्यूम ग्रोथ से। तो वॉल्यूम ज्यादा है और वैल्यू कम है, क्योंकि कई पैक्स में हमने प्राइस रोल बैक्स ले लिए हैं। तो ये रफली अराउंड 1.5% की अकाउंटिंग ऐड करता है थोड़ा ग्रोथ में। तो ये जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई थी मसालों को लेकर, और इसमें कुछ खराब पदार्थों का मिश्रण देखने को मिला था, वो आप लोगों के फेवर में गया होगा, क्योंकि बादशाह का उसका नाम उसमें बिल्कुल नाम नहीं आया था। हाँ, थोड़ा सा हमारे फेवर में गया, इसीलिए आप 16% की वॉल्यूम ग्रोथ देख रहे हैं। थोड़ा सा उससे है, पर मैं नहीं बोलूंगा उसकी वजह से है, बट हमारा नाम नहीं था। हमारा तो वी swear by our products in terms of quality and safety, हम प्रॉपर चेक करते हैं, माइक्रो लैब्स हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ओवरऑल बिजनेस ठीक चल रहा है बादशाह का। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, सभी मेंबर्स से बातचीत करिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, और बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स। अब एक काम करते हैं, चलिए अब बिग मार्केट वॉइसेस की बारी है, और यहाँ से अब उसी पे चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ अनिरुद्ध गर्ग जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, और एक बार उससे पहले इस मंत्रणा को शुरू करने से पहले निफ्टी की ट्रैजेक्टरी को देख लेते हैं। इट्स 29994, और निफ्टी बैंक और निफ्टी IT एज ऑफ नाउ याद रखिएगा एक कमज़ोर खड़ी है। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और
ऑलमोस्ट हम इस अर्निंग सीजन का एक सब्सटेंशियल पार्ट दिख चुके हैं। अब तक की इस अर्निंग सीजन को देखकर शायद एक पशुपेश, एक दिक्कत और एक आई थिंक सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट ये रहा है कि आज हमने निफ्टी ने 25,000 को स्ट्राइक कर दिया, बट इस बार के नंबर्स इतने प्रभावशाली नहीं लग रहे हैं। अधिकतर लोग या फिर जनमानस ये कह रहा है कि इट्स ए लिक्विडिटी ड्रिवन रैली। आप किस खेमे में इसमें? नमस्कार वीरू जी, वेरी गुड आफ्टरनून आपको, आपकी टीम को और सीएनबीसी आवाज के सारे दर्शकों को। आपका बिल्कुल पॉइंट वैलिड है वीरू जी कि इस बार जो ये रैली है ये लिक्विडिटी फ्यूल्ड, फंडामेंटल ड्रिवन तो है ही, पर लिक्विडिटी फ्यूल्ड भी कहीं किसी हद तक नॉर्मल रैली से ज्यादा है। इस बार के नंबर्स अगर हम फाइनेंशियल्स को छोड़ दें तो मुझे थोड़े डिसअपॉइंटिंग लगते हैं, बट अगर हम ओवरऑल ग्रोथ ट्रेंड की बात करें, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ देखी जा रही है वो इंटैक्ट है। निफ्टी के नंबर्स में बात करें तो दो सेक्टर्स का मेजर कंट्रीब्यूशन है, आईटी और फाइनेंशियल्स। इन दोनों सेक्टर्स में कुछ ना कुछ हेडविंड्स है। आईटी में मुझे लगता है कि वो हेडविंड्स कुछ हद तक क्लियर हो चुकी हैं, बट फाइनेंशियल्स में जो ग्रोथ, ये जो डिपॉजिट ग्रोथ को लेके प्रॉब्लम्स है, ये रियल है और ऑन ग्राउंड है। जो पैसा मार्केट में आ रहा है, जो पहले बैंक्स में जाता था, इससे बैंक्स को कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर देखी जा रही है। एंड हाँ, ओवरऑल मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि एक्सपेक्टेशन रियलिटी से थोड़ी सी कहीं ना कहीं ज्यादा है। ओके, इस बीच मैं अनुज जी आपको एक बार के लिए रोकना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ दूसरे विषय पे। जोमेटो के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे आएंगे। क्षमा चाहूँगा सर, एक बार एक्टर साहब स्क्रीन पे नंबर रखिए। मुनाफे ये करीब इस क्वार्टर में कंसोलिडेट आए लगभग 2416 से बढ़कर लगभग 4206 करोड़ रुपये रही है। यहाँ पे एक सब्सटेंशियल जंप है और 233.40, दैट मीन्स ये टिक इसको इसके करियर के हाईएस्ट वीक पे आ रहा है और मुनाफा 2 करोड़ से बढ़कर करीब 253 करोड़ रुपए। नंबर कोई एक्सेप्शनल आइटम है या नहीं मेरे को, आई एम नॉट श्योर एज ऑफ नाउ, बट अगर ये सिर्फ अगर आप देखें तो विदाउट एनी एक्सेप्शनल आइटम है, ये शानदार नंबर्स हैं। मुनाफा करीब 2416 करोड़ से बढ़कर 4206 करोड़ रुपए। याद रखिएगा इस क्वार्टर में इवेंट्स बहुत सारे थे और उसका शायद पॉसिबल एक इम्पैक्ट है यहाँ पे। आप वर्ल्ड कप को देखिए, वो था इस बार, और आईपीएल का इम्पैक्ट हो सकता है, बट नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। हर्षदा ये हमारे कार्यक्रम में जोमेटो स्पेशलिस्ट हैं। हर्षदा नंबर बेहद शानदार। मैं तो खुद चौंक गया इस बार नंबर देख के। एक्चुअली बस वो 2 करोड़ से 253 करोड़ कैसे हुआ है वो देखना पड़ेगा वीरू। मैं इनफैक्ट खोलने की कोशिश कर रही हूँ उनकी रिलीज और स्टेटमेंट। इसमें आपको याद होगा पिछले बारी जब इनसे बात हो रही थी, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि देखिए ब्लिंकिट जोमेटो की फूड डिलीवरी से ज़्यादा बड़ा कारोबार हो गया है और वो एक ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है। क्या उसी ने ड्राइव किया नंबर्स को? फूड बिजनेस का कितना कंट्रीब्यूशन है वो डिटेल आएगा कुछ देर में। इनफैक्ट उनकी प्रेजेंटेशन अपलोडेड नहीं है। नॉर्मली दीपेंद्र गोयल वो ब्लॉग जो है लिखते हैं डिटेल में और वो शेयर हो जाता है, वो अब तक दिख नहीं रहा है मुझे, लेकिन वो कुछ देर में आ जाएगा। एबिटा लेवल पर भी ऑपरेशनली मजबूत नंबर है। तो वीरू यहाँ पर वो एक्सेप्शनल आइटम का फिगर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिएगा आय बढ़ी है, रेवेन्यू जो बढ़ा है उसको सपोर्ट कर रहा है एबिटा। तो एबिटा इनफैक्ट घाटे से प्रॉफिट में आया 177 करोड़ का एबिटा। तो ऑपरेशनली नंबर्स में बेहतरी देखने को मिल रही है, इसीलिए उस स्टॉक को अब थम्स अप मिलता हुआ 235 करोड़ के आसपास, 235 रुपीस के आसपास वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ और 253 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है। तो कुछ ही देर में आई एम अज्यूमिंग वो डिटेल आ जाएगा कि ब्लिंकिट, फूड सर्विस, इन सब में क्या बारीकियां हैं, लेकिन नंबर्स बाय फार बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे हैं। अनिरुद्ध, आप ट्रैक करते हैं जोमेटो को? एब्सोल्युटली, और बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं एंड अबव एक्सपेक्टेशंस नंबर है। पर हर्षिता, जैसे आपको वीरू जी कह रहे थे कि आप एक्सपर्ट है, हम सब एक चीज को तो हमें मानना ही पड़ेगा कि ब्लिंकिट के स्पेशली आने से एक बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल चेंज आया है कंपनी में। हम और कंपनीज को भी देख रहे हैं फास्ट कॉमर्स की तरफ, ऐसा लग रहा है कि जैसे गाड़ी छूट गई हो, एवरीबॉडी वांट्स टू कम इनटू दिस डोमेन। और एक कंज्यूमर बिहेवियरल में जो फंडामेंटल शिफ्ट है, जो रिलेटिव चेंज जिसपे हमें इन्वेस्टर पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एक
कुछ फंडामेंटल शिफ्ट, एक ऐसी एडवांटेज जो कंपनी के पास पहले नहीं थी आज है, और वो है ब्लिंकिट। और ब्लिंकिट के आने से मुझे लगता है जोमेटो की अर्निंग्स में ये अभी शुरुआत है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ेगा, जैसे जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में और जोमेटो बढ़ेगा, ब्लिंकिट बढ़ेगा, ये प्रॉफिट्स अपवर्ड ही दिखेंगे। प्रीमियमाइजेशन में हमने पिछली बार भी फोकस किया था। प्रीमियमाइजेशन में अगर आप देखें, चाहे वो रेलवेज है, चाहे वो जोमेटो है, ब्लिंकिट है, चाहे चाहे वो एयरलाइंस है, चाहे ये सारे जितने भी ये सेक्टर्स हैं, इसमें जो इंडियन कंज्यूमर है इसका स्पेंड डे बाय डे बढ़ रहा है। और ब्लिंकिट में तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि एक बहुत फंडामेंटल शिफ्ट है जो कि ना सिर्फ बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी दिख रहा है। तो जी हाँ, एक अच्छा खासा पिकअप देखने को मिला है। देखते हैं यहाँ पर क्या डिलीवर किया है कंपनी के फूड डिलीवरी बिजनेस ने, फूड सर्विस बिजनेस ने, और साथ ही साथ ब्लिंकिट ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, ये अनुमान तो बाजार लगाकर बैठा हुआ था, लेकिन इवेंचुअली वो नंबर क्या आया है उस पर अभी भी वर्डिक्ट आना बाकी है। तो जोमेटो हैंड्स डाउन स्ट्रॉन्ग क्वार्टर और एक अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला है। इस समय आईटी पर आपका क्या स्टांस है अनुरुद्ध? कंसिडरिंग आईटी में हमने देखा है नंबर्स आ चुके हैं, और कल शाम को जे पावल फेड चेयर ने यह भी कह दिया कि देखिए सितंबर में एक रेट एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अब वो क्या मार्केट ने पचा लिया है या फिर आगे पचाना बाकी है? और इस तरह के एनवायरनमेंट में फिर क्या टेक्नोलॉजी में एक्सपोजर बढ़ता दिखाई देगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है मार्केट ने जो फेड का एक्शन है वो 2-3 महीने पहले ही बचा लिया था। एक कंफ्यूजन बीच में जरूर आई, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है एज इन्फ्लेशन एंड्स। तो इसके कारण आईटी में मुझे लगता है कि जो मार्केट का इंटरेस्ट है वो बढ़ना चाहिए। और वैसे भी आईटी का जो साइकिल है वो बाकी सारे साइकिल से थोड़ा एफएमसीजी से थोड़ा डीप रहेगा, बट बाकी अगर हम कमोडिटी एंड अदर साइक्लिकल से बोले तो मच शैलो रहता है। इन्होंने जो अपना टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन करना था वो कर लिया है। जैसे हमने पहले भी हमारा स्टांस रहा है कि वो लीडर्स नहीं रहेंगे, पर इस मार्केट में जिसमें हम 25,000 के लेवल पे बैठे हैं, ऑल दीज वेरी गुड मैनेजमेंट कंपनीज हैविंग सस्टेनेबल मोड्स और मार्केट शेयर है। अगर फेड चेंज आता है, ये फेड रेट कट आता है, इससे इन्हें आने वाले कुछ टाइम में जब ग्लोबल ग्रोथ रिवाइव होती है फायदा ही होना चाहिए। तो हम आईटी पे एक्सट्रीमली बुलिश नहीं है, क्योंकि हमें और बेटर अपॉर्चुनिटीज भी दिखती हैं। बट हाँ, इस टाइम पे मार्केट में आईटी में को अपने पोर्टफोलियो का, एक नए पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। ओके, अच्छा, अभी आपसे बातचीत करने से पहले अनुरुद्ध जी, हम डाबर की मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। अगर ये मानसून अच्छा रहा तो एक और चीज़ बड़ी इम्पैक्टफुल होती है, वो होता है कि आपका जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ जाएगा, आपका एग्री प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग काफ़ी नीचे आ जाएगी, अलॉन्ग विद आई थिंक स्ट्रॉन्ग नंबर्स फ्रॉम रूरल इंडिया। ये दोनों चीज़ें, और अभी मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में करीब 50% का हाइक किया है। दैट्स गुड फॉर मीडिया एज वेल, हमारे लिए भी अच्छा है। बट एफएमसीजी पे आपका व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, एफएमसीजी पे भी हमारा व्यू आईटी वाला ही है। हमें लगता है कि ये लीडर्स नहीं रहेंगे, पर इनको एब्सोल्यूट टाइम और प्राइस करेक्शन जितनी रिक्वायर्ड थी इस सेक्टर को वो मिल गई है। और कहीं ना कहीं ये मार्केट में मैं बोलूंगा कि हम एक ऐसे जोन में हैं जहां तो ना ये बाजार बहुत सस्ता है ना बहुत ज्यादा महंगा है। हम टेस्ट मैच की डे 4 या डे 5 वाली पिच पे हैं, जहां पे हमें सिर्फ हर बॉल पे वी कैन नॉट हिट, यहाँ पे हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट की वैल्यूएशंस अब उतनी सस्ती नहीं है। पैसा जैसे पिछले 2 साल में बना है कि आप कुछ भी खरीदिए और पैसा बन रहा है, हमें लगता है कि अगले 6 महीने में थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा। और आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, ये तो बड़े बिग ब्रदर्स हैं। अब ये बिग ब्रदर्स का कहीं ना कहीं रोल पोर्टफोलियोज में पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। अच्छा अनुरुद्ध जी, एक फीलिंग आ रही है क्या आपको कि बैंक्स को थोड़ा बाजार अभी अवॉइड कर रहा है एज ऑफ नाउ, थोड़ा सा कूलिंग ऑफ हो जाए तब इसको देखेंगे? जिस प्रकार के नंबर्स रहे इस क्वार्टर में, उसको देखने के बाद मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, काफ़ी समय से इस रेंज में टाइम स्पेंड करता, कोलैप्स भी नहीं हो रहा है बट चल भी नहीं रहा है, बाजार की तेज़ी में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। कोई भी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखें एक्सेप्ट फेडरल बैंक चल ही नहीं रहा है, साइडवेज है।
क्या बाजार कूलिंग ऑफ का इंतजार कर रहा है? आपका व्यू क्या है इस वक्त? मुझे लगता है कि बैंक्स का परफॉर्म ना करना इसलिए था क्योंकि हमारी इंडिया में बैंक से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रहती हैं। पिछले अगर हम 10 साल देखें तो बैंक्स ने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया था। 2021 से पिछले 10 साल देखें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। और HDFC ट्विंस, बजाज ट्विंस, ये एक नो ब्रेनर इन्वेस्टमेंट्स बन गए थे। और इनकी जो वैल्यूएशंस थी, उन वैल्यूएशंस को सबने नजरअंदाज कर दिया था कि अगर ग्रोथ है तो वैल्यूएशंस मैटर नहीं करते। बट फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है, वैसे तो सब सेक्टर्स ही ऐसे रहते हैं, फाइनेंशियल स्पेशली एक ऐसा सेक्टर है जिसमें पिछले 10 साल में किसी ने लेंडिंग की, अच्छी करी बुरी करी, उसको उस हिसाब से वैल्यूएशंस मिल जाती है। और आने वाले 10 साल में व्हेन द थिंग्स प्ले आउट, तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो खामियाजा वर्ड यूज करूंगा, खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो HDFC, कोटक, ऑल दीज वेरी गुड प्राइवेट लेंडर्स वर एट वैल्यूएशन जो वर्ल्ड में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। और इंडियन फंड्स के साथ, इंडियन रिटेल के साथ ये कहीं ना कहीं सिनोनिमस बन गए थे कि किसी भी प्राइस पे बाय करे जा सकते हैं। बट इस टाइम पीरियड पे अब जाके हमें ऐसा लगता है कि इनका जो अगेन टाइम एंड प्राइस करेक्शन था वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिपॉजिट ग्रोथ वापस लौटेगी बिकॉज एवरीथिंग रिवर्ट्स टू मीन। एंड उस टाइम पे फिर जो बैंक्स जिन्होंने अंडर परफॉर्म करा है, कहीं ना कहीं आने वाले 1-1.5 साल में इनमें हमें ग्रोथ का अच्छा अंदाजा लगता है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए अनिरुद्ध। इस बीच NMDC का जुलाई प्रोडक्शन का डेटा, जुलाई में प्रोडक्शन घटा है, करीब 11% की गिरावट देखने को मिली, 2.17 मीट्रिक टन के आसपास से ईयर ऑन ईयर फिगर। साथ ही साथ TVS मोटर की बिक्री के आंकड़े भी आ चुके हैं जुलाई के लिए। 2 व्हीलर सेल्स करीब 9% बढ़कर आई हैं और एक्सपोर्ट्स में भी 9% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो TVS मोटर और NMDC दोनों ही आपकी स्क्रीन पर आपने देख लिए हैं। चलिए अब डीलिंग रूम का फटाफट से जायजा ले लिया जाए। यतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतिन बताइए किस पर ध्यान है आज डीलर्स का? तो 2 स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं, सबसे पहले SBI। और देखिए वीकेंड को रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट्स के पहले यहाँ शॉर्ट पोजीशंस बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इनफैक्ट लास्ट 1 घंटे से स्टॉक जो है प्रेशर में है। और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ वो STBT की सलाह दे रहे हैं। उनको लगता है 850-860 के लेवल्स अगस्त फ्यूचर्स में आपको आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। यानी करंट मार्केट प्राइस से 10 से 15 रुपए का डाउन टिक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काउंटर में आ सकता है। इसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस डीलर्स यहाँ BTHT की सलाह दे रहे हैं। ऑब्वियसली रिजल्ट्स आए और FMCG कारोबार का एक डीमर्जर भी इन्होंने अनाउंस किया है। नॉन कैश है तो शेयर होल्डर्स को जो है शेयर्स मिलेंगे। लेकिन जहाँ तक कि डीलर्स का सवाल है, उनको लगता है कि यहाँ आपको 3310 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं और यहाँ भी अपने क्लाइंट्स को BTHT की सलाह दे रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी स्टॉक्स पर आई थिंक जो डीलर्स चेस कर रहे हैं उस पर टिप्पणी करने के लिए आपकी स्क्रीन पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कूलिंग ऑफ हुई है, शॉर्टिंग काफ़ी, अदानी एंटरप्राइजेस में करीब 50 रुपये का मूव लॉन्ग साइड पे। अभी काम करते हैं यहाँ पे इंडेक्स के अप्रोच पे बाद में आएंगे, बट इट्स 25022। निफ्टी न कोलैप्स हुआ ना, अगर आप देखें तो उस ट्रैजेक्टरी से बाहर गया। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी 2 बजे ठीक जब कमेंट्री में कर रहा था, 25,005 का स्तर था, कोलैप्स हुआ टुवर्ड्स आई थिंक 24960, फिर स्टेबल हो गया। क्या कह रहा था मैं आपको, कल के प्रोस्पेक्टिव से अगर निफ्टी रखना है तो रखिए, बट डे ट्रेड की गुंजाइश इस क्लोजिंग में नहीं है। अब आइए ट्रेड्स पे, माना साहब क्या पिक करेंगे? देखिए टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर माफ करिए, गोदरेज सीपी मैंने ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो गोदरेज सीपी में खरीदारी करेंगे। यहाँ पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है, तो यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए, 1467 के प्राइस चल रहे हैं। स्टॉप लॉसेस आपको 1450 1450 के नीचे लगा के ट्रेड लेना है। 1510 तक के टारगेट पॉसिबल है गोदरेज सीपी के फ्यूचर में। ओके, गोदरेज सीपी, आज मानस का पूरा दिन FMCG में गुजर गया। गोदरेज सीपी डाबर, मैरिको, इन्हीं सब चीज़ों में है ना मानस? ठीक है, आई मीन स्क्रीन पे विजिबल भी था ये। प्रकाश सर, आपका कैरी करेंगे? मुझे पसंद है श्रीराम फाइनेंस, ट्रेड करा है 2994 पर और बहुत ही टाइट स्टॉप लगेगा करीब 2965 का, टारगेट 3050 श्रीराम फाइनेंस। ओके, श्रीराम फाइनेंस जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, क्लियरली एक तेजी वाला ट्रेड। शिल्पा जी, आपका ट्रेड?
जी मेरा अभी के लिए रहेगा BTST क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन 450 पे एक सपोर्ट है, इधर ही है, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है। यहाँ पे 442 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 465 से 470। ओके, तो क्रॉम्पटन में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। अमित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी हर्षिता मैम, मैं MCX के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 4388 करंटली इसका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 4500 के और स्टॉप लॉस रहेगा 4330 का। ओके, रुचित आपका ट्रेड? जी मैं HUL में खरीदारी की सलाह दूंगा। लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेशन है, बट अगर आप आवरली टाइम फ्रेम चार्ट पे देखेंगे तो कंसोलिडेशन में इसका 89 EM में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो बुलिश फ्लैग जैसा पैटर्न है, तो करंट लेवल्स पे यहाँ पे अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 2670 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके जाए 2800 से 2820 के टारगेट्स रेंज के लिए। ओके, प्रशांत आपका ट्रेड? जी वीरू जी, मुझे NTPC काफी अच्छा लग रहा है। डे हाई पे ऑलमोस्ट क्लोज हो रहा है, तो 424 के आसपास यहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे 415, 415 और जो टारगेट होगा वो होगा 445, 445। ओके, NTPC 423.90 पर। अच्छा, कोई और तो नहीं बचा डायरेक्टर साहब? कोई क्या आशीष हैं अभी? मेरे ख्याल से कोई बचा नहीं होगा अब। सब अगर आप देखें तो हमने ले लिए, सब हो गए जी। अब आते हैं इंडेक्स आउटलुक पे। डायरेक्टर साहब जरा एक काम कीजिएगा, निफ्टी बैंक की कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन वही रखिएगा स्क्रीन पे जो हमने कुछ देर पहले रीड की थी। देखिए निफ्टी को मैं कह रहा हूँ, निफ्टी को आपको ये थोड़ा बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे पास सडनली एक आउट ऑफ कोर्स एलिमेंट आ गया था। यूएस से फेड की कमेंट्री, यूएस का सेटअप, यूएस का क्लोज शानदार था और वो एक मैक्रो डेवलपमेंट था। मेरे ख्याल से उसका एक दूरगामी परिणाम लंबे टर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हम उसको सिर्फ इंट्राडे में तो भाप नहीं सकते। निफ्टी का सेटअप स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी पर अगर आप नेक्स्ट कमेंस्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देखें जो कि कल से होगा, उसमें 25,000 पे 24,900 पे पुट राइटिंग विजिबल है, और उसको देखते हुए मैं निफ्टी पर लॉन्ग की वकालत करूंगा। मैं 2 बजे भी कहा था कि अगर आपका पर्सपेक्टिव कल का है, परसों का है या फिर नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का है तो रखिए, डे का मत रखिएगा। निफ्टी को कैरी कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी बैंक अभी भी दिक्कत में है। निफ्टी बैंक दिक्कत में क्या है, आप ये समझ लीजिएगा कि इसकी जो कैंडल है ना आज की, उसकी बॉडी बिल्कुल फ्लैट, अपर शेडो लोअर शेडो थोड़ी सी वाइड। दैट मीन्स ये अभी भी, डॉक्टर साहब वो सुबह वाला वो है क्या पिरामिड, जरा रखेंगे एक बार के लिए अगर वक्त हो थोड़ा सा। क्या बात हुई थी कि ये ट्रजेक्ट्री को छोड़ेगा ही नहीं, ये इसी ट्रजेक्ट्री के आसपास रहेगा। 51,500 600 की कॉल पुट दोनों बिकी हुई है और एग्जैक्टली वहीं पे जब ये देखिए 51,500 600 की इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट की कॉल पुट दोनों बिकी हुई हैं, उस ट्रजेक्ट्री को जनाब छोड़ने को तैयारी नहीं है। सो टिल द टाइम या तो एक बहुत सब्सटेंशियल डिप मिल जाए टुवर्ड्स 51,200, तब तक मत खरीदिएगा, या फिर जब तक कि 52,000 की ट्रजेक्ट्री पार ना हो जाए तब तक नहीं। बहुत बहुत थिन रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, नो लॉजिकल ट्रेड एज ऑफ नाउ। निफ्टी को कैरी कर लीजिए विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, और सेटअप ठीक ठाक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और निफ्टी बैंक तो ये निफ्टी IT थोड़े लॉसेस हैं, बट आपको आज इसको थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। हर्षदा, वो जोमेटो में कोई आइटम निकला क्या एक्सेप्ट या नहीं? नहीं, वही हम देख रहे हैं। लेकिन वीरू, इनके सेगमेंट रिजल्ट्स की बारीकियां दिखाई दी है। अच्छा, बाय द वे जो मार्जिन्स आए वो करीब 4.2% के आसपास आए हैं। और आपको याद होगा ये 4th क्वार्टर की कमेंट्री में कंपनी ने कहा था कि देखिए हम Q1 में अकेले ब्लिंकिट के 100 और डार्क स्टोर्स जोड़ेंगे। उसका उल्लेख कुछ देर में आई थिंक आएगा। ब्लिंकिट EBITDA पॉजिटिव रहेगा। तो सेगमेंट रिजल्ट्स में मैं देख रही हूँ क्विक कॉमर्स जो पिछले साल इस क्वार्टर में रफली 105 करोड़ का लॉस दिखा रहा था, वो 43 करोड़ पॉजिटिव आ चुका है। तो वो एक बड़ा ड्राइवर रहा है ऑफ कोर्स Q4 के लिए, Q1 के लिए। और इंडिया फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी बिजनेस में अब अगर आप देखें 186 करोड़ का योगदान था या डिलीवरी थी पिछले साल इस तिमाही में, जो 321 करोड़ पर आई है। तो फूड बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन ये जो क्विक कॉमर्स है वो पॉजिटिव में आता हुआ, और कंपनी के मैनेजमेंट में आपको याद होगा
मेंशन भी किया था कि हम जल्दी एबिटा पॉजिटिव आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट ऑन अ कंसिस्टेंट स्टेडी बेसिस वो कह रहे थे 4 से 5% का एडजस्टेड एबिटा देखने को मिलेगा ब्लिंकिट के जरिए, तो वो बेहतरी रहेगी। ये डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। 186 करोड़ से आय बढ़कर 321 करोड़ पर फूड डिलीवरी की आई है, बढ़त देखने को मिली है। और जो लॉस था क्विक कॉमर्स में वो प्रॉफिट में बदला है और वो मुनाफा करीब 43 करोड़ के आसपास का आता हुआ, तो वो नंबर्स क्लियरली पॉजिटिव हैं। और ब्लिंकिट पर वो कह रहे थे कि ग्रोथ अच्छी खासी है, तो वहीं से देखने को मिलेगा। अब देखना ये है कि कितने क्विक कॉमर्स स्टोर ऐड हुए हैं Q1 में, कितना योगदान ओवरऑल FY25 में आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि आई रिमेंबर करेक्टली दीपेंद्र गोयल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रफली 1000 क्यू कॉमर्स स्टोर्स वो मार्च 25 तक यानी कि इस पर्टिकुलर फिस्कल में जोड़ते हुए दिखाई देंगे। उसमें से Q1 का कितना हिस्सा और आगे क्या रूपरेखा होगी उसके और डिटेल्स आएंगे, लेकिन ये बारीकियां दरअसल पॉजिटिव हैं और आपके सामने वो स्टॉक 3-3.25% ऊपर भी। जोमेटो एट ऑल टाइम हाई। इस क्लोजिंग में अगर आप देखें जो सबसे अच्छी बेहतरीन और आई थिंक अर्निंग्स रही उसमें से एक रहा जोमेटो एट 237 ऑल टाइम हाई क्लोज। मेरे ख्याल से आशीष इस कार्यक्रम में नहीं है, अगर होते तो मैं उनसे पूछता, क्योंकि जोमेटो पे वो बीते लगभग साल 1.5 साल से काफ़ी पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है। और एक स्टॉक जिसने आज पूरे दिन निफ्टी को थामे रखा है, जब एक तरफ निफ्टी बैंक कोलैप्स हो रहा था, मतलब उसकी गणना निफ्टी बैंक में ही होती है, बट स्टिल आप एक बार जरा देखिए HDFC बैंक को करीब 1648 पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज। मैं यहाँ पे इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लोज जो है वो पोस्ट 8 जुलाई के बाद सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज है। 8 जुलाई के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग क्लोज है और अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और आज की ये क्लोजिंग और इनफैक्ट कल की ये क्लोजिंग भी इस ट्रैजेक्टरी में अगर आ जाती है तो एटलीस्ट ये वीकली चार्ट्स को एक काफ़ी बड़ा रिलीफ देगी। खैर वक्त अब का अभाव है, अब चलते हैं हर्षिता के पास वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षिता, ओवर टू यू। मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मार्केट बंद हो रहा है, हम जोमेटो में इतना उलझ गए थे। लेकिन 25,000 पर दिन की शुरुआत और 25,000 पर दिन की क्लोजिंग होती हुई इस लेवल पर वापसी हो रही है, तो एक कुल मिलाकर ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल आप कहेंगे, क्योंकि 25,000 के नीचे हम फिसले थे इंट्राडे में और पिछले आधे घंटे में हमने देखी रिकवरी लौटी है। निफ्टी बैंक 58 पॉइंट ऊपर क्लोज करने की तैयारी, निफ्टी खुद करीब 50 पॉइंट ऊपर क्लोज करने की तैयारी कर रहा है। आईटी ने थोड़ा सा धोखा जरूर दिया है, वहां पर दबाव देखने को मिला और इसका डर था, स्पेशली जिस तरह से इन्फोसिस के लिए खबरें निकल कर आई, लेकिन टीसीएस एलटीआई माइंट्री कोशिश कर रहे थे पॉजिटिव जोन में रहने की। इन्फी करीब 1% नीचे क्लोज होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। टीसीएस एकदम फ्लैट है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो के लिहाज से आज गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जो निफ्टी का मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप था वो नेगेटिव हो गई, यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है, इसीलिए वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो कुछ नेगेटिव होता हुआ। तो निफ्टी स्मॉल कैप आप देख रहे हैं नियरली 1% का लॉस और 1% तक का डिप निफ्टी मिड कैप में भी देखने को मिला है। फटाफट से आपको दिखाते हैं कि सेक्टोरली कहाँ पर ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है। आज मेटल्स थोड़े से फ्लैट, रियल एस्टेट फ्लैट, कैपिटल गुड्स में दबाव बना 1.25% का। निफ्टी आईटी का मैं मेंशन कर रही थी और ऑटो कंपनियों में भी हमने देखा है M&M जैसे काउंटर्स थे जहां पर कुछ करेक्शन आया। निफ्टी बैंक क्लोज दिखा रहा है आज वीकली एक्सपायरी के दिन 50 पॉइंट ऊपर। एफएमसीजी का साथ रहा, 87 पॉइंट का गेन देखने को मिला है। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप और वहां पर आपको साफ नजर आएगा कि कौन विनर्स है आज के ट्रेड के। पावर ग्रिड, कोल और ONGC ये 3 काउंटर्स। HDFC बैंक में एक बहुत सडन सर्ज आया था, क्लोजिंग तक 2% के गेन्स बने, लेकिन एफएमसीजी कंपनियां, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हमने देखा तेजी में, नेस्ले जैसा स्टॉक तेजी में। अदानी पोर्ट पॉजिटिव जोन में जाकर टिक रहा है, मारुति में खरीदारी आई, श्रीराम फाइनेंस, NTPC ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी बनी है। दबाव कहां पर रहा? M&M, हीरो, टाटा स्टील मैनेजमेंट कमेंट्री इतनी खराब नहीं थी, लेकिन ये स्टॉक दबाव में आता हुआ दिखाई दिया है। ब्रिटानिया, टाटा मोटर्स नंबर्स आने वाले हैं कुछ ही देर में, उससे पहले एकदम शांत और नेगेटिव क्लोज दिखाता हुआ नजर आया है। तो ये फिलहाल है आपके लिए ओवरऑल तस्वीर। प्रेशर देखने को मिला है कुछ दिग्गज ऑटो मेजर्स में और उसके बाद हमने देखा ये क्लोज, लेकिन 25,004 पर एक क्लोज अच्छा ही मानेंगे कंसिडरिंग हम आज नई ऊंचाइयों पर क्लोज कर रहे हैं वीरू, और 25,000 के ऊपर।
जी हाँ, और ऐसे कह सकते हैं आपके कंसोलेशन फॉर निफ्टी बैंक अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, बट हमारे हालात बहुत अच्छे होते अगर आज इन्फोसिस का ये आई थिंक आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन नहीं आया होता। तो एक बार ज़रा प्लीज़ रखेंगे आप इन्फोसिस, निफ्टी आईटी और निफ्टी, तो तीनों चीज़ें रखिएगा। तो आपने एक इन्फोसिस को 18 रुपये नीचे, इसने हल्का सा आईटी की जो रैली थी ना उसको पंचर किया, 219 अंक नीचे निफ्टी आईटी, उसका सेटबैक आई थिंक थोड़ा सा निफ्टी पर, बट स्टिल इट्स ऑल टाइम हाई क्लोज पर निफ्टी 25,004 समृद्धि का सूचकांक आज अपने करियर के हाईएस्ट लेवल बंद हुआ। नीरज जी और आशीष की टीम को देखते हैं, आज वहाँ के कॉम्बिनेशंस वो जो अच्छे ट्रेड्स रहे उनको देखते हैं थोड़ा सा। और नीरज जी की टीम में आज जिन ट्रेड्स को इंक्लूड किया गया था उसमें शामिल था आज सिलान एक्सप्लोरेशन, हपटाउन, बंसल वायर और GT&T, इन सब में काफ़ी अच्छा। इनफैक्ट सिलान एक्सप्लोरेशन में नीरज जी को 20% का स्विंग मिला, शानदार। टीम लीज करीब 6% का स्विंग मिला, एस्ट्रल रियम, कोर इंडिया और नवनीत एजुकेशन में करीब 2% का स्विंग। तो ये दिन शानदार था, बट क्लोज एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जो 2 बजे हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन राइटर्स की ग्रिप में जाएगी, 25,000 की कॉल भी बिकी हुई थी, 25,000 की पुट भी बिकी हुई थी, 6.5 करोड़ का OI था, उनके हक में ये क्लोज गया। पर हम निफ्टी की लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल शुक्रवार, दिन वैसे ही अच्छा है। मुलाकात एक बार फिर से होगी, हर्षता मेरी, नीरज जी और आशीष की, आप सुबह मॉर्निंग कॉल में और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। नमस्कार।